मुअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब की खिदमत में पेश करते हैं इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़ का नावल भयानक साजिश। राइटर हैं इश्तियाक अहमद। सुनिए, एंजॉय कीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। महमूद के गाल पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा और उसने हड़बड़ाकर आंखें खोल दीं। उसके ऊपर एक भयानक सी सूरत वाला आदमी झुका हुआ था। उसके दोनों बाजू उसके एक हाथ में जकड़े हुए थे। महमूद ने देखा उसके चेहरे का रंग सियाह था, आंखें बहुत छोटी छोटी और अंदर को धसी हुई थीं। पेशानी के दरमियान एक गहरे रंग का निशान था जो नाक की नोक तक चला आया था और इस जख्म ने इसके चेहरे को हद दर्जे खौफनाक बना दिया था। उसकी छोटी छोटी आंखों में एक खूनी चमक थी, जैसे कि आग देख रही हो। कमरे में जीरो का बल्ब रोशन था। सोते वक्त वो जीरो का बल्ब जलाकर सोने के आदी थे। बाएं भाग में खुलने वाली खिड़की अंदर से बंद थी और कमरे का दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। उसने सोचा फारूक और फरजाना को किसी तरह जगाना चाहिए, क्योंकि वो जान चुका था हमलावर बहुत ताकतवर था और पूरा जोर लगाकर भी वो उसे अपने हाथों से नहीं छुड़ा सकता था। उसने हलक से आवाज़ निकाली, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? उसकी आवाज़ में तेज़ी थी, गूंज थी, लेकिन आवाज़ बिल्कुल नहीं निकली। ताहम उसका ख्याल यही था कि फारूक या फरजाना में से कोई एक उसकी आवाज़ सुनकर ज़रूर जाग जाएगा, लेकिन इस तरफ किसी हरकत का आसार नज़र न आए। वो गर्दन घुमाकर उनकी तरफ देख भी नहीं सकता था, क्योंकि दूसरे हाथ से उस खौफनाक आदमी ने उसका सर पकड़ रखा था। उसने सर को न जाने किस तरह दबा रखा था कि उसके हलक से आवाज़ निकलने वाली ज़्यादा ऊंची ना थी। हालांकि उसने कोशिश यही की थी कि आवाज़ ऊंची निकले। उसके हलक से आवाज़ निकालते ही खोपड़ी पर दबाव और बढ़ गया और महमूद ने महसूस किया अब वो बिल्कुल नहीं बोल सकेगा। उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ और वो सोचने लगा, या अल्लाह, ये क्या मुसीबत नाजिल हो गई बैठे बिठाए। अगर वो फारूक के सामने लेटे हुए ये जुमला कह बैठता तो वो ज़रूर जवाब में कह उठता, बैठे बिठाए नहीं, लेटे लिटाए। अचानक खौफनाक आदमी के होठ हिले और उसमें से एक बिल्कुल बारीक सी आवाज़ निकली, पहले एक नज़र अपने बहन भाइयों पर डाल लो। और ये कहते हुए उसने खोपड़ी पर जमे हाथ को हरकत दी। उसका सर दाईं तरफ घूम गया। दूसरे हिले में वो धक से रह गया। फारूक और फरजाना के सरों पर भी एक एक आदमी खड़ा था। ये दोनों भी उस जैसी शक्ल के खौफनाक आदमी थे। अलबत्ता उनकी पेशानियों पर जख्म नहीं थे। उनके हाथों में चमकते छुरे थे और इन छुरों की नोकें फारूक और फरजाना की गर्दनों पर थीं। इस तरह वो हरकत करने के काबिल नहीं रह गए थे। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? फारूक ने बड़ी मुश्किल से फंसी फंसी आवाज में कहा। वो जान गया था इस वक्त वो बहुत बुरी तरह फंस गए और उसे इस बात पे भी हैरत थी ये लोग अंदर किस तरह दाखिल हुए, क्योंकि शदीद सर्दी के दिन थे और वो तमाम दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद करके सोते थे। यहाँ तक कि छत के जीने का दरवाज़ा भी बंद रहता था। इन हालात में ये लोग अंदर किस तरह दाखिल हो गए, ये अपनी जगह एक अजीब बात थी और इसका जवाब भी इसे नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन ये मसला तो था बात का। अभी तो ये मालूम करना था ये सब चक्कर क्या है। वैसे ये अंदाज़ा तो वो लगा चुका था कि बाकायदा प्रोग्राम बनाकर हमला किया गया है। तुम्हारे भाई बहन इसी आलम में कमरे में लेटे रहेंगे। मेरे दोनों साथी इसी तरह खंजर इनकी गर्दनों पर रखे रहेंगे और तुम मेरे साथ अंदर चलोगे। तुम मुझे अपने अब्बा जान के कमरे के दरवाजे पे ले जाओगे और उनसे दरवाज़ा खुलवाओगे। ये बात उन्हें पहले ही बता दोगे कि तुम तीनों ज़बरदस्त ख़तरे में हो और वो कोई गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि उधर किसी गड़बड़ की आवाज़ इनके कानों तक पहुंचेगी, उधर मेरे दोनों साथी तुम्हारे बहन भाई का गला काट देंगे। कमरे का दरवाज़ा ये पहले ही अंदर से बंद कर लेंगे। अब तुम उठकर खड़े हो जाओ। वो कहता चला गया। उठते हुए उसने महसूस किया टांगों से जान निकलती जा रही है। इसने बेबसी के आलम में फारूक और फरजाना की तरफ देखा। वो धीरे से मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट ने उसे हौसला बख्शा और वो सीधा खड़ा हो गया। बहुत खूब, तुम इन लम्हात में भी मुस्कुरा सकते हो, मुझे खुशी हुई। तुम भी मुस्कुराओ कि मुस्कुराना ही जिंदगी है, फारूक ने कहा। खामोश, तुम आपस में बातें नहीं करोगे, जख्मी पेशानी वाले ने सर्द आवाज में कहा। उसके साथ ही फारूक और फरजाना को खंजरों की नोकें खाल में दाखिल होती हुई महसूस हुई। उनके मुंह से सिसकियां निकल गईं। दूसरी तरफ महमूद की खोपड़ी पर गिरफ्त और बढ़ गई। आखिर वो कमरे के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। उसने चरखनी गिराई और बाहर निकल आया। फौरन ही कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। जाहिर इस काम के लिए एक हमलावर को खंजर हटाकर दरवाजे तक आना पड़ा होगा, लेकिन महमूद जानता था फारूक या फरजाना कुछ नहीं कर सकेंगे। जाहिर है एक ही गर्दन से खंजर हटा होगा, दूसरी गर्दन पर तो जूं का तू मौजूद होगा। वो अपने अब्बाजान के कमरे के दरवाजे पर जाकर रुक गया। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो नहीं जानता था अंदर से क्या होने वाला है, ये लोग क्या करने वाले हैं। साथ ही वो महसूस कर रहा था इस मरतबा वो बहुत बुरे फंसे। आखिर इसने दरवाजे पर दस्तक दी।
कलाई की घड़ी पर वो नजर नहीं डाल सका था क्योंकि कलाइयां तो उस खौफनाक आदमी की गिरफ्त में थीं। ताहम उसका ख्याल था कि रात का 1 तो जरूर बज रहा होगा। दस्तक दिए 4-5 सेकंड गुजर गए तो उसने एक बार फिर दरवाजा खटखटाया। इस बार फौरन ही इंस्पेक्टर जमशेद की नींद में डूबी आवाज सुनाई दी। तुम तीनों में से दरवाजे पर कौन है और क्या बात है? कहीं तुमने कोई डरावना ख्वाब तो नहीं देख लिया? अब्बा जान, ये मैं हूँ महमूद। क्या बात है? दरवाजा खोलिए, इसके बाद ही आपको कुछ बता सकूंगा। अच्छा, आवाज आई, फिर कदमों की आवाज सुनाई दी और दरवाजा खुल गया। दूसरे ही लम्हे इंस्पेक्टर जमशेद चौंक उठे। उनकी आंखों में हैरत और उलझन के साए तैरने लगे। क्या मामला है? उनके मुंह से निकला। आराम से बैठकर बताएंगे, महमूद के बजाय हमला आवर ने कहा। अब उसने महमूद के हाथ छोड़ दिए थे। फिर वो आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठ गया। इंस्पेक्टर जमशेद ने उसे तेज नजरों से घूरा और फिर खुद भी एक कुर्सी की तरफ बढ़े। इतनी देर में बेगम जमशेद भी बेदार हो चुकी थीं और हैरतज़दा नजरों से अजनबी को देख रही थीं। पहले तो तुम अपने बेटे से ही पूछ लो कि तुम्हारे बाकी 2 बच्चे किस हालत में हैं, उसने इन दोनों के बैठने के बाद कहा। क्या मतलब? इंस्पेक्टर जमशेद का रंग उड़ गया। बेगम जमशेद भी बौखला गईं। अपने बेटे से पूछो, उसका लहजा सख्त था। तुम अपनी शामत को आवाज दे रहे हो, इंस्पेक्टर जमशेद ने गुर्रा कर कहा। फिर महमूद बोला, बताओ महमूद, फारूक और फरजाना को क्या हुआ? महमूद ने जल्दी जल्दी उन्हें बताया कि फारूक और फरजाना किस पोजीशन में हैं। इंस्पेक्टर जमशेद का चेहरा तन गया। उनकी नजरें अजनबी पर जम गईं। फिर उन्होंने सर्द आवाज में कहा, क्या चाहते हो? मैं जो चाहता हूँ, अगर तुमने ना दिया तो अपने दोनों बच्चों को जिंदा नहीं देख सकोगे। हम मर जाने या मार देने का तहिया कर कर आए, लेकिन अगर तुमने वो चीजें हमें दे दी तो तुम्हारे बच्चों की जिंदगियां महफूज रहेंगी। अब तुम फैसला कर लो क्या करना है। जब तक मुझे मालूम नहीं हो जाता कि तुम लोग क्या चीज हासिल करना चाहते हो, उस वक्त तक मैं कुछ नहीं कह सकता। साफ साफ बात करो, उन्होंने रोब में आए बगैर कहा। तो फिर सुनो, हमें उस सुर्ख फाइल की जरूरत है जो इस वक्त भी तुम्हारे कमरे में मौजूद है और मुझे यकीन है इस सामने वाली अलमारी में होगी, उसने कहा। क्या? इंस्पेक्टर जमशेद के मुंह से खौफजदा आवाज में निकला। चंद लम्हों के लिए कमरे में मौत की सी खामोशी छा गई। उनके क्या कहने के अंदाज से साफ जाहिर था कि सुर्ख फाइल में कोई बहुत ही खास फाइल है। महमूद और बेगम जमशेद को अपने सांस सीने में डूबते हुए महसूस हुए क्योंकि ये मामला था फारूक और फरजाना की जिंदगी का। इस वक्त वो दोनों उनके रहमो करम पर थे। हाँ, तो तुमने क्या फैसला किया? अगर मैं मजीद 3 मिनट तक अपने साथियों तक ना पहुंचा तो वो उन दोनों को खत्म कर देंगे। पहले ये बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इससे इस फाइल की क्या जरूरत है? इंस्पेक्टर जमशेद सोचते हुए बोले। वो अपने जहन में तेजी से गर्दिश दे रहे थे ताकि फैसला कर सकें कि क्या करना चाहिए। इन तीनों में से किसी सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता, उसने कहा। तुम्हें फाइल दे दी गई तो तुम क्या करोगे? हम तुम में से किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर यहाँ से चले जाएंगे। क्या तुम्हारा ख्याल ये है कि हम तुम्हें इतनी आसानी से जाने की इजाज़त दे देंगे? इंस्पेक्टर जमशेद बोले। नहीं, हम जानते हैं तुम हमें आसानी से नहीं जाने दोगे, लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम फिक्र न करो, हम खूब सोच समझ कर आए हैं। वो तो मैं महसूस कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। देर ना करो, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी जमानत सिर्फ 2 मिनट दे सकता हूँ। अच्छा, मैं सुर्ख फाइल ला देता हूँ, लेकिन याद रखो ये फाइल तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने गोया धमकी दी। हम जानते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें सुर्ख फाइल चाहिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। बहुत बेहतर, ये कह के इंस्पेक्टर जमशेद उठे और सुर्ख फाइल लाकर उनकी तरफ बढ़ा दी। उसने दूर रहते हुए फाइल थाम ली। दाएं हाथ में वो पहले ही पिस्तौल संभाल चुका था। सुनो अब हमारा प्रोग्राम। तुम्हें अपने दोनों बच्चों की ज़िंदगी अजीज़ है और जैसा कि जाहिर है अजीज़ ही है क्योंकि तुमने उनकी जान बचाने के लिए ही तो फाइल दे दी। लिहाजा अपनी बीवी के हाथ और पैर रस्सी से जकड़ दो और इसके बाद अपने बेटे के साथ यही सलूक करो। फिर मैं तुम्हारे हाथ पांव बांध दूंगा। इसके बाद मैं इस कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद करके चला जाऊंगा। यहाँ से मैं तुम्हारे बेटों के कमरे में पहुँचूंगा और उन दोनों को भी बांध कर यहाँ से रुखसत हो जाएंगे। क्यों, कैसा प्रोग्राम है? बहुत अच्छा, लेकिन तुम अपनी कब्र अपने हाथों से खोद रहे हो, उन्होंने कहा। देखा जाएगा। क्या सुर्ख फाइल के हाथ से निकल जाने के बाद तुम जिंदा रहना पसंद करोगे? तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस फाइल में क्या है। हाँ, मैं जानता हूँ इसमें क्या है। अब ये मैंने तुम्हारे हवाले कर दी, लिहाजा तुम ये लेकर चले जाओ। रस्सी तुम्हारे पास है या मैं इसका बंदोबस्त करूँ? इंस्पेक्टर जमशेद गुस्से के आलम में कहते चले गए। हम हर चीज़ साथ लेकर आए हैं, उसने मुस्कुरा कर कहा और रेशम की डोरी जेब में से निकालकर इनकी तरफ उछाल दी। उन्होंने रस्सी को दबोच लिया और पहले बेगम जमशेद की तरफ बढ़े। उनके हाथ पुष्प पर लाकर बांधने लगे।
ढीले न बांधना इंस्पेक्टर जमशेद, मैं पहले चेक करूंगा और फिर यहाँ से जाऊंगा। और जल्दी करो, 3 मिनट पूरे होने वाले हैं। फिक्र न करो, मैं डंडी मारने का आदी नहीं, उन्होंने कहा और चंद सेकंड के अंदर उन दोनों को जकड़ दिया। उसके बाद अपने हाथ पुष्प कर हमलावर की तरफ बढ़े। उसने पहले उनके हाथ बांधे और फिर पैर। उसके बाद महमूद और बेगम जमशेद के बंधे हुए हाथ पैरों को टटोला और फिर तेजी से मुड़ा और कहते हुए दरवाजे से निकल गया, अच्छा इंस्पेक्टर जमशेद, आज का दिन तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। उसके साथ ही दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। आईजी साहब अपने दफ्तर में बैठे डाक देख रहे थे। दरवाजे पर उनका चपरासी मौजूद था और डाक के दौरान उसे हिदायत दी गई थी कि कोई मुलाकाती अंदर न आने पाए। जर्द रंग का एक लिफाफा उन्होंने उठाया, उसे उलट पुलट कर देखा। उस पर टिकट नहीं लगे हुए थे, पते की जगह पर सिर्फ उनका नाम तहरीर था। उन्होंने घंटी बजाई तो चपरासी अंदर दाखिल हुआ। यस सर, उसने बाअदब लहजे में कहा। ये लिफाफा डाक में कैसे आया? इस पर टिकट नहीं है, एक साहब दस्ती दे के गए थे, उसने कहा। ठीक है, उन्होंने कहा और लिफाफा खोलने लगे। चपरासी फिर बाहर जाकर बैठ गया। इतने में आईजी साहब लिफाफे के अंदर से कागज निकाल चुके थे। अंदर से सफेद रंग का कागज निकला था, उस पर चंद अल्फाज तहरीर थे। उन्होंने वो अल्फाज पढ़े, फिर उनकी भवें उभर आईं, पेशानी पर बल पड़ गए, हाथ खुद ब खुद घंटी के बटन की तरफ रेंग गया। चपरासी फिर अंदर दाखिल हुआ। उसने यस सर कहा, लेकिन फिर जैसे उन्हें ये याद ही नहीं रहा कि चपरासी को बुलाने के लिए उन्होंने घंटी बजाई है। वो गहरी सोच में गर्क थे। आखिर चपरासी ने फिर कहा, यस सर। ओ करीमदीन, इंस्पेक्टर जमशेद को बुला लाओ, जल्दी करो। उनके लहजे में घबराहट थी। करीमदीन बौखला गया और तेजी से चला गया। जल्द ही इंस्पेक्टर जमशेद अंदर दाखिल हुए और आईजी के चेहरे पर नजर पड़ते ही चौंक उठे। खैरियत तो है सर, उनके मुंह से निकला। आओ जमशेद बैठो, उन्होंने कहा। इंस्पेक्टर जमशेद बैठ गए तो वो बोले, जमशेद, मैं तुम्हें अपने बच्चों की तरह अजीज रखता हूँ, महकमे का सबसे अहम और ईमानदार आदमी समझता हूँ। मुल्क और कौम के लिए तुम्हें बहुत ज़रूरी ख्याल करता हूँ और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चों को भी। मैं नहीं समझता कि कभी तुमने मुझसे कोई बात छुपाई होगी। क्या तुम्हें यकीन है कि इन दोनों तुमने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई? वो कहते चले गए। उनके खामोश होने के बाद भी चंद सेकंड तक इंस्पेक्टर जमशेद खामोश रहे। आखिर बोले, मैं अक्सर औकात कुछ बातें नहीं बताता, लेकिन वक्ती तौर पर जब तक मैं एक केस की तह तक न पहुंच जाऊं, किसी को भी कुछ नहीं बताता, यहाँ तक कि महमूद फारूक और फरजाना को भी नहीं। वो अपने तौर पर कुछ अंदाजे लगा लें, ये और बात है। आपके साथ भी यही मामला है। मैं हर बात आपके इल्म में ले आता हूँ, लेकिन उस वक्त जब मैं समझता हूँ कि अब मुझे बता देना चाहिए। उनकी आवाज़ में ठहराव था, घबराहट या परेशानी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उस पर आईजी साहब ने वो कागज़ उनकी तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने कागज़ लिया और उस पर लिखी तहरीर को पढ़ने लगे। लिखा था, आपको अपने मातहत इंस्पेक्टर जमशेद पर बहुत नाज है और शायद उसके बारे में आप ख्याल करते हैं कि उससे ज़्यादा ईमानदार और वतन परस्त कोई नहीं, लेकिन ज़रा उसे बुलाकर पूछिए कि गुज़िश्ता रात उसके घर पर क्या वाक़या पेश आया है और ये कि उस वाक़े की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई, आपको क्यों इत्तला नहीं दी। उससे इसकी ईमानदारी का पोल खुल जाएगा। आप जो उस पर इतना ज़बरदस्त एतमाद करते हैं वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बुलाइए उसे। ख़त ख़त्म करके इंस्पेक्टर जमशेद ने आईजी साहब की तरफ देखा। वो उन्हीं पर नजर जमाए बैठे थे। उनकी आंखों में सवाल था, तजस्सुस था, हैरत थी और थोड़ा सा रंज भी था। ये ख़त पढ़ने के बाद आप क्या समझते हैं कि मैं ईमानदार नहीं हूँ, वतन परस्त नहीं हूँ और ये कि मैंने किसी बात को छुपाकर अपनी कोई कमज़ोरी छुपाई है? इंस्पेक्टर जमशेद बोले, अभी तक मैंने ऐसी कोई बात नहीं सोची। आईडी साहब बोले, तो फिर आप गमगीन क्यों हो गए? हैरान तो बजा है, लेकिन गमगीनी की वजह समझ में नहीं आती। न जाने क्यों मुझे ये एहसास हो रहा है कि तुमने कोई बात छुपाई ज़रूर है, वरना इस खत के अल्फाज में इतना वजन ना होता। जमशेद, रात को तुम्हारे घर में क्या हुआ था? आईडी साहब ने अजीब से लहजे में कहा। बेशक मैंने ये बात छुपाई है, लेकिन इसकी अभी एक ख़ास वजह है। आप ये क्यों ख्याल नहीं फरमाते कि ख़त लिखने वाला क्या चाहता है? उसे किस तरह ये बात मालूम हो गई कि मेरे घर में रात को क्या हुआ है? इसका मतलब है वो खुद इस मामले का जिम्मेदार है। मेरे घर में रात में जो कुछ हुआ उसी ने कराया है। क्या उससे ये बात साबित नहीं? बेशक मैं मानता हूँ यही बात है, लेकिन तुम देख रहे हो उसने खत के नीचे अपना नाम नहीं लिखा। आईजी साहब बोले, गोया ये गुमनाम खत है। लिखने वाले ने अपना नाम और पता नहीं लिखा तो क्या हुआ? उसके हाथ की तहरीर तो हमारे कब्जे में आ गई है। लाइए खत मुझे दे दें, उन्होंने कहा। आईजी साहब ने खत उनकी तरफ सरका दिया। उन्होंने उसे उठाया, तह किया और जेब में रखते हुए बोले, क्या अब मुझे इजाजत है? क्या मतलब? तुम मुझे अब भी नहीं बताओगे रात तुम्हारे घर में क्या हुआ है? आईजी साहब के लहजे में बला की हैरत थी।
जी अभी नहीं, आपको चंद रोज तक इंतजार करने की जहमत दूंगा, लेकिन जमशेद मैं उलझन में रहूंगा। आईडी साहब जल्दी से बोले, आप किसी उलझन को पास ना भटकने दें, मैं खुद ही देख लूंगा। आखिर ये बताने में हर्ज क्या है? हर्ज है, अभी तक मैं ये नहीं जानता कि ये शख्स क्या चाहता है। जो ही मुझे मालूम हुआ, मैं इसके बारे में कोई अंदाजा कायम कर सका, आपको बता दूंगा। हाँ, आपने ये नहीं बताया ये लिफाफा आप तक पहुंचा किस तरह। मैं देख रहा हूँ इस पे ना कोई टिकट है ना मोहर। हाँ, ये दस्ती आया है, कोई शख्स मेरे चपरासी को देकर गया है। ओह, उनके मुंह से निकला। फिर वो आईजी साहब को हैरान और परेशान छोड़कर बाहर निकल गए और करीम दीन से बोले, जो शख्स ये लिफाफा देकर गया है उसका हुलिया क्या था? उसके चेहरे पर बारीक मूछें थीं, आंखों पर सुरैनी फ्रेम का चश्मा था और नीले रंग का सूट पहना हुआ था। रंग साफ था, नाक बिल्कुल सीधी और होठ पतले पतले सुर्ख रंग के थे। आंखें नीली थीं और थोड़ी में गढ़ा था। चपरासी ने पूरी तफसील से बताया। बहुत खूब, अगर वो आदमी तुम्हारे सामने लाया जाए तो तुम उसे फौरन पहचान लोगे। जी हाँ, उसने जल्दी से कहा। बहुत खूब, ये कहकर इंस्पेक्टर जमशेद अपने कमरे की तरफ चल पड़े। दरवाजे पर पहुंचे तो चपरासी ने दबी आवाज में बताया, अंदर एक मुलाकाती बैठा है। क्या नाम है उसका? इंस्पेक्टर जमशेद ने भी आहिस्ता आवाज में पूछा। नाम तो उसने नहीं बताया, अलबत्ता उसका हुलिया बहुत अजीब है। चपरासी बोला, जल्दी बताओ। उसकी आंखों पर अंधे शीशों की ऐनक है जिसने उसकी आंखों को छुपा लिया है। मूछें इतनी बड़ी बड़ी और घनी हैं कि उन्होंने ऊपर के होठ को छुपा लिया है। हेड पेशानी पर झुका हुआ है। ओह, तब तो मामला पुरस्कार लगता है। अच्छा, क्या अकरम अंदर है? जी नहीं, उन्हें अभी अभी डीआईजी साहब ने बुलाया है। खैर, तुम दरवाजे पर चौकस बैठे रहो, कान अंदर की बातों पे लगाए रखना। ये कहते ही इंस्पेक्टर जमशेद चिक उठाकर अंदर दाखिल हो गए। तीनों अभी तक नाश्ते की मेज पर मौजूद थे। रात बहुत देर तक परेशान रहने की वजह से आज वो स्कूल नहीं गए थे। यूं भी इंस्पेक्टर जमशेद उनके जिम्मे काम लगा कर गए थे। बेगम जमशेद नाश्ते के बर्तन उठाकर जा चुकी थीं। यार फारूक, रात तो बहुत बुरी हुई, महमूद कह रहा था। कोई बात नहीं, मुजरिम हमारे साथ बुरी करते ही रहते हैं। बस ज़रा यह है कि रात उनका मंसूबा इस कदर अजीब और मजबूत था कि हम में से किसी को उसका पता न चला और वो कामयाब रहे। फारूक ने मुंह बनाकर कहा। अब्बा जान और मैं सिर्फ इसलिए उनके खिलाफ कुछ न कर सके कि तुम दोनों की फिक्र थी। महमूद ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारा फिक्र की। फरजाना ने भी मुंह बनाकर कहा। बदले में हम भी किसी मौके पर तुम्हारा और अब्बा जान की फिक्र कर लेंगे। मालूम होता है कि आज हम कोई काम नहीं करेंगे, बस बातें ही बगाड़ते रहेंगे। महमूद ने कहा। तुम तो इस तरह कह रहे हो जैसे तुम खुद बातों में शरीक नहीं हो, और ये बात भी आज तक मेरी समझ में नहीं आई कि बातें कैसे बगाड़ी जाती हैं। बातें हैं, कोई दाल नहीं। फारूक बोल उठा। मुहावरों के पीछे हाथ धोकर ना पड़ा करो। फरजाना मुस्कुराई। लो, खुद भी जुमले में मुहावरा शामिल कर दिया। महमूद ने गोया हंक लगाई। चलो, मुहावरा ही शामिल किया, कोई नमक मिर्च तो नहीं लगाया। फारूक ने कहा। और ये नमक मिर्च लगाना भी तो मुहावरा है। फरजाना कहाँ रुकने वाली थी। यूं लगता है जैसे हम तीनों ने मिर्चें ज्यादा खा ली हैं। महमूद बोला। और अगर हमने बातों का सिलसिला खत्म ना किया तो दोपहर मेज पर ही हो जाएगी। फरजाना ने दोनों को घूरा। बातों का सिलसिला खत्म भी कर दें तब भी मेज पर दोपहर ही होगी, क्योंकि मेज यहीं रहेगी। और तुम हमें इस तरह क्यों घूर रही हो जैसे हम पर अफसर लगी हुई हो? महमूद ने तिलमिला कर कहा। अच्छा, नहीं घूरती। और अब उठो, हमें मालूम करना है रात में हमलावर मकान में किस तरह दाखिल हो गए थे, जबकि दरवाजे और खिड़कियां बिल्कुल बंद थीं। छत का जीना भी बंद था और हमारे मकान की पिछली तरफ कोई पानी का पाइप भी नहीं आता। फरजाना उठते हुए कहा। तो फिर साफ जाहिर है वो जादू के जोर से आए होंगे। उन्होंने किसी जादूगर की खिदमत हासिल की होंगी। फारूक बोल उठा। काश वो जादूगर से तुम्हारी जबान बंद करने का मंत्र भी पूछ आते और जाते जाते मंत्र पढ़ जाते। फरजाना ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। उसके लिए उन्हें किसी जादूगर की खिदमत हासिल करने की ज़रूरत नहीं। ये मंत्र तो मुझे खुद आता है, लेकिन उन्होंने हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया था। फारूक ने जवाब में कहा। बहुत अक्लमंद थे, वरना आम तौर पर तो मुजरिमों को बातों में लगा लेते हो। महमूद मुस्कुराया। शुक्रिया। दूसरे लफ्ज़ों में तुम ये कहना चाहते हो कि मैं बातें करने की मशीन हूँ? फारूक ने उसे घूरा। मशीन तो खैर तुम नहीं हो। फरजाना के लहजे में शोखी थी। तुम लोग अभी तक मेज पर ही हो? अंदर से बेगम जमशेद की आवाज आई। जी हाँ अम्मी जान, क्या आपको हमसे कोई काम है? फरजाना ने जल्दी से कहा। नहीं, लेकिन तुम्हें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। तुम्हारे अब्बा जान जो काम कहकर गए हैं वो क्यों नहीं कर लेते? उन्होंने कहा। बिल्कुल ठीक अम्मी जान, हम अभी काम शुरू करते हैं, महमूद ने कहा।
तीनों सबसे पहले छत पर आए। जीने का दरवाजा सुबह उन्हें जूं का तू बंद मिला था, जिसका मतलब ये था कि हमलावर छत के रास्ते अंदर दाखिल नहीं हुए थे, क्योंकि इसके अलावा इस रास्ते से अंदर आने का कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए छत का जायजा लेना जरूरी था। उन्होंने एक एक इंच का जायजा लिया, मुंडेरों को गौर से देखा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मुझे यकीन से होता जा रहा है वो जरूर जादू के जोर से ही अंदर दाखिल हुए थे। फारूक ने तन आकर कहा, साइंस के दौर में जादू की बात करना अजीब सी लगती है। फरजाना बड़बड़ाई, अजीब सी लगती होगी लेकिन गरीब नहीं लगती। फारूक ने जवाब दिया, तौबा है तुमसे। महमूद ने बड़ी बूढ़ियों के अंदाज में झिल्ला कर कहा और साथ ही रान पर हाथ मारा। आओ नीचे चलें, यहाँ कुछ नहीं है, महमूद ने मुंह बनाकर कहा और तीनों नीचे आए। दरवाजे से बाहर निकलकर वो बाग की तरफ बढ़े ही थे कि एक आवाज ने उनके पांव जकड़ लिए। भला हो बच्चों। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, फारूक ने जल्दी से कहा। उनके सामने एक भिखारी खड़ा था, उसकी आंखों पर अंधे शीशों की ऐनक थी। मेरा ये मतलब नहीं था बच्चा। भिखारी गड़बड़ा गया। तो क्या मतलब था? भला ना हो, फारूक ने से घूरा। नहीं, ये मतलब भी नहीं था। मैं भिखारी हूँ, कुछ खुदा के नाम पे मिल जाए। तीनों ने अपनी जेबों में हाथ डाले, उसके हाथ में सिक्के थमाए और पाए बाग में दाखिल होने के लिए मुड़ गए। बूढ़ा सिक्के के किनारों को उंगली पर फेर कर देख रहा था कि कितने कितने पैसे वाले सिक्के हैं। हमें बाग में दीवार के साथ चक्कर लगाना चाहिए, महमूद ने कहा। वो क्यों? अगर दीवार से हटकर चक्कर लगाएंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? फरजाना ने पूछा। अंदर दाखिल होने वालों ने उन्होंने जो रास्ता अख्तियार किया होगा वो दीवार के पास रहकर किया होगा, उसने जवाब दिया। बात तो कुछ ठीक लगती है, फारूक सोचते हुए बोला। वो दीवार के साथ साथ आगे बढ़ने लगे, एक एक कदम पर बगौर जायजा ले रहे थे। अचानक महमूद तेजी से आगे बढ़ा और उसने झुककर कोई चीज उठा ली। कमरे में मौजूद आदमी उन्हें अंदर दाखिल होता देखकर खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। वालेकुम अस्सलाम, क्या आप ही इंस्पेक्टर जमशेद हैं? जी हाँ, आप कौन साहब हैं और मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? उन्होंने पूछा। मेरा नाम जब्बार बाकर है, मैं महकमा इत्तलात में अफसर हूँ। आज सुबह एक शख्स मेरे घर के दरवाजे पर आया। उसने दस्तक दी। मेरे मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला तो उसने बताया कि मुझसे मिलना चाहता है। उसने बाकायदा मेरा नाम लिया था। मुलाजिम ने उसे ड्राइंग रूम में बिठा दिया और मुझे इतला दे दी। मैं उससे जाकर मिला। उसने मुझे बताया कि वो इन दिनों माली उलझनों में मुब्तला हुए। अगर मैं उसे अपने महकमे में मुलाजमत दिला दूं तो मेरा बड़ा शुक्रगुजार होगा। ये सुनकर मैं झिलझिला उठा, क्योंकि ऐसे नौजवान अक्सर आते रहते हैं। मैंने सख्त लहजे में कहा, कोई जगह खाली नहीं है। ये सुनकर वो उठा और चला गया। मैं ड्राइंग रूम से बाहर निकलने लगा तो मेरी नज़र मेज़ पे पड़ी। उस मेज़ पर एक सुर्ख रंग की फाइल पड़ी थी। क्या? इंस्पेक्टर जमशेद चौंक उठे, सिमल कर बैठ गए, आंखों में हैरत कूदने लगी। जी हाँ, मैं समझा कि फाइल में इसके तालीम के सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे। फाइल उठाकर उसे रखने के लिए बैरूनी दरवाजे की तरफ लपका, लेकिन इतनी देर में वो जा चुका था। मैंने फाइल मुलाजिम के हवाले कर दी ताकि वो वापस आए तो उसे लौटा दे। और आपने वो फाइल खोलकर नहीं देखी? इंस्पेक्टर जमशेद ने बेताब होकर कहा। जी नहीं, खोलकर तो तब देखता जब उसे मुलाजमत देने का कोई इम्कान होता। आजकल कोई जगह खाली नहीं है। लेकिन फौरन ही मुलाजिम दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। मैं घबरा कर न जाने क्या बात है। उसने फाइल खोलकर मेरे सामने कर दी। फाइल में एक तस्वीर लगी थी। तस्वीर के सीने में एक खंजर गड़ा हुआ था और उसके इर्द गिर्द खून फैला हुआ दिखाया गया था। तस्वीर किसी के हाथ से बनाई गई थी और यूं लगता था जैसे बनाने वाला कोई बहुत अच्छा कारीगर है। मैं खुद तस्वीर देखकर लरज गया। मुलाजिम की घबराहट मेरी समझ में आ गई। मैंने उसे यही बताया था कि वो फाइल नौजवान भूल गया, उसमें उसके सर्टिफिकेट्स होंगे। लेकिन जब उसमें सर्टिफिकेट के बजाय ऐसी तस्वीर नजर आई तो वो हैरत ज़दा रह गया। जाहिर है ये एक अजीब बात थी। एक ऐसी तस्वीर वाली फाइल साथ लिए फिरना आखिर क्या मकसद रखता है? ये कहकर वो खामोश हो गया और उनकी तरफ देखने लगा। बस या और कुछ भी कहना है? इंस्पेक्टर जमशेद बोले। क्या आपको सुनकर हैरत नहीं हुई? उसने हैरान होकर पूछा। मेरा वास्ता दिन रात हैरान कुन बातों से पड़ता रहता है, आप उसकी फिक्र ना करें। ये बताएं, आप खास तौर पर मेरे पास ही क्यों लाए हैं? ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि आप इसके लिए इतने परेशान हो जाते। आर्टिस्ट हजरात न जाने क्या क्या दिन रात कैसी कैसी तस्वीर बनाते रहते हैं। ये उनका काम है। हो सकता है वो तस्वीर इस नौजवान ने ही बनाई हो। आप बता चुके हैं कि वो मुलाजमत तलाश कर रहा था। हो सकता है बेरोजगारी के लम्हात में उसने ऐसी तस्वीर बना डाली हो सकता है वो आर्टिस्ट हो लेकिन इसे ये पेशा रास ना आया हो, उसका काम ना चल सका हो। इस पहलू से अगर इस मामले का जायजा लिया जाए तो कोई अजीब बात नहीं रह जाती।
जाती। अब फरमाइए आप क्या कहना चाहते हैं। वो कहते चले गए। उस तस्वीर के नीचे एक नाम लिखा हुआ था। उसने ऐसे लहजे में कहा जैसे सोते में बोला, ओह ये बात हुई, क्या नाम लिखा था। इंस्पेक्टर जमशेद। उसके मुंह से निकला। क्या। इंस्पेक्टर जमशेद चिल्ला उठे। जी हाँ, इसीलिए तो मैं आपके पास चला आया हूँ। वो तस्वीर 100% आपकी है। उस नौजवान का हुलिया बताओ। इंस्पेक्टर जमशेद ने बेचैन होकर पूछा। उसके चेहरे पर बारीक मूछें थीं। सुनहरी फ्रेम का चश्मा आंखों पर था। नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसकी थोड़ी में गढ़ा था। क्या। इंस्पेक्टर जमशेद उछलकर खड़ा हो गए। उनके चेहरे पर हैरत के बेपनाह तासुरात नजर आने लगे। जब्बार बाकर उन्हें बौखलाए हुए अंदाज में देखने लगा। अचानक वो उठकर खड़े हो गए। मालूम होता है तुम्हें कोई मोती मिल गया। फरजाना ने चौंक कर कहा। मोती का बच्चा को हो। पूरा मोती नजर आया होता तो महमूद की झपटने की रफ्तार और होती। फारूक बोला। इसका मतलब है तुमने उसकी रफ्तार नोट कर रखी है। फरजाना के लहजे में हैरत थी। हाँ, मोती के बजाय अगर इस वक्त इसे हीरा नजर आता तो रफ्तार कुछ और ही होती। फारूक मुस्कुराया। गोया तुम महमूद की रफ्तार नापने का आला हो। फरजाना के लहजे में बला की शोखी थी। फारूक का मुंह बन गया। फिर वो दोनों महमूद की तरफ मुतवज्जा हो गए, क्योंकि उसने दोनों की किसी बात का जवाब नहीं दिया था और ये एक अजीब बात थी। इससे ये जाहिर होता था उसे कोई काम की चीज़ मिल गई है। आखिर उसके नज़दीक पहुंच गए। महमूद ने उन्हें नज़दीक आते देखकर कोई चीज़ मुट्ठी में दबा ली, लेकिन फरजाना ने भांप लिया। क्या छुपाया जा रहा है। इस जगह ज़मीन को गौर से देखो, क्या कुछ नज़र आ रहा है। उसने फरजाना की बात पर ध्यान दिए बगैर कहा। इस जगह की बजाय हम तुम्हारी मुट्ठी की तरफ क्यों ना देखें। फारूक बोला। मुट्ठी भी दिखा दूंगा, उसमें इतनी अहम चीज नहीं जितनी जमीन पर नजर आने वाली है। महमूद ने जिल्ला कर कहा। और अगर इस दौरान तुमने मुट्ठी में दबी हुई चीज गायब कर दी। फरजाना ने बेएतबारी से कहा। मैं इतना बेईमान नहीं जितना तुम लोग समझते हो। तो फिर कितने हो हमें बता दो, आइंदा हम उतना ही समझ लेंगे। फारूक बोला। अगर तुम दोनों का मूड काम करने का नहीं तो कमरे में जाकर आराम करो, मैं खुद ही मालूम कर लूंगा कि हमलावर मकान में किस तरह दाखिल हुए थे। महमूद ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। जहां तक मेरा ख्याल है तुम हमारी मदद के बगैर ये मालूम नहीं कर सकोगे। फरजाना ने कहा। लेकिन मेरा ये ख्याल नहीं। महमूद बोला। खैर हम काम के मूड में हैं, अब बताओ क्या मामला है। दीवार से कुछ फासले पर दो छोटे छोटे से घड़े नजर आ रहे हैं। ये हैं भी गोल। महमूद ने कहा। तो फिर इससे क्या होता है। ये किसी के कदमों के निशानात तो हो नहीं सकते। फरजाना बोली। लेकिन ये किसी सीढ़ी के निशानात जरूर हो सकते हैं। और मैं यकीन से कह सकता हूँ वो सीढ़ी लगाकर पहले छत पर गए, फिर उन्होंने सीढ़ी ऊपर खींचकर मकान के सहन में रखी और उसके जरिए नीचे उतरे। महमूद ने कहा। ओह, दोनों के मुंह से बैक वक्त निकला। लेकिन ये कैसे हो सकता है। सीढ़ी में कुछ तो वजन होता ही है। आखिर हम में से किसी ने सीढ़ी के फर्श पर पड़ने या दीवार के साथ टकराने की आवाज़ क्यों नहीं सुनी। फारूक ने एतराज़ किया। हो सकता है हम बहुत गहरी नींद में सो रहे हों। महमूद बोला। बात कुछ दिल को नहीं लगती, लेकिन इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। फरजाना ने कहा। अच्छा खैर, अब्बा जान से बात करेंगे। अब तुम मुट्ठी खोल दो ताकि दूसरी चीज़ भी हम देख सकें। महमूद ने सर हिलाया और हाथ ऊपर करके मुट्ठी खोल दी। उन्होंने देखा उसकी हथेली में एक टूटा हुआ बटन था। आधा बटन। शायद ये कमीज में लगा हुआ था। दरमियान से टूटकर गिर गया था। उसका बकिया हिस्सा यकीनन कमीज में लगा रह गया होगा। न जाने क्या बात है, यह आधा बटन मेरे जहन में चुभने लगा है। फरजाना ने परेशान होकर कहा। चुभने इसलिए लगा है कि टूटने से ये नोकीला हो गया है। फारूक मुस्कुराया। यार मजाक ना करो, कभी तो मौका महल देख लिया करो। महमूद ने झिल्ला कर कहा। मुझे तो यहाँ दूर दूर तक कोई महल दिखाई नहीं देता। फारूक ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा दिमाग न चाटो। महमूद ने कहा। मुझे दिमाग चाटने का शौक भी नहीं। फारूक ने भी उसी लहजे में कहा। मेरी तजवीज़ ये है इन घड़ों को बिल्कुल सीध में छत पे जाके मुंडेर का जायज़ा लिया जाए। महमूद ने जल्दी से कहा। जायज़ा तो तुम नाक की सीप में जाके भी ले सकते हो। फारूक मिनमिनाया। तुम बताओ फरजाना, ये तो यूं ही इधर उधर की हाँकता रहता है। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल ठीक है। हम छत पर गए ज़रूर, लेकिन ख़ास तौर पर उस हिस्से को नहीं देखा था। फरजाना बोली। बहुत खूब, तो फिर तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं ऊपर जाता हूँ। यह कहकर वो बाग से निकला और घर के अंदर दाखिल हो गया। जल्द ही वो मुडेर पर नजर आया। उसने सर को नीचे झुकाकर दीवार का जायजा लिया। दीवार सीमेंट की थी और उस पर सफ़ेदी भी ताज़ा कराई गई थी। फौरन ही उन्होंने महमूद की पुरजोश आवाज़ सुनी। मैं यहाँ भी दो गोल गोल निशान देख रहा हूँ, और अब ये बात यकीन से कही जा सकती है वो लोग सीढ़ी के जरिए अंदर दाखिल हुए थे। चलो मान लिया, सवाल ये है कि जीना तो बंद नहीं था, फिर वो नीचे कैसे उतरे। उसी सीढ़ी के जरिए। शायद वो कोई बहुत हल्की सी सीढ़ी थी। महमूद ने कहा।
ओह! दोनों के मुंह से बैक वक्त निकला और फिर महमूद नीचे उतर आया। अब उन्होंने मालूम कर लिया था कि हमलावर अंदर किस तरह दाखिल हुए थे, लिहाजा अपने कमरे में आ गए। अभी बैठे भी नहीं पाए थे कि दरवाजे की घंटी बज उठी। लो, कोई मुलाकाती आ गया, फरजाना के मुंह से निकला। ठहरो, मैं देखता हूँ, महमूद ने कहा और उठकर दरवाजे की तरफ चल पड़ा। उसने दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ एक नौजवान आदमी खड़ा था। उसकी आंखों पर सुनहरी फ्रेम का चश्मा था, नीला सूट पहने हुए था और थोड़ी में गढ़ा था। महमूद की नज़र उसकी कमीज पर पड़ी और फिर वहीं अटक कर रह गई। कमीज का एक बटन आधा टूटा हुआ था। आईजी साहब के फोन की घंटी बज उठी। उन्होंने रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, शेख साहब, मैं आपका एक हमदर्द बोल रहा हूँ। आईजी साहब ने ये जुमला सुनते ही एक बटन दबा दिया। जब भी कोई गुमनाम आदमी उन्हें टेलीफोन करने की कोशिश करता था, वो ये बटन दबा देते थे। इस बटन का ताल्लुक एक खुदकार आले से था। वो आला दूसरी तरफ के फ़ोन का नंबर टाइप कर देता था और इस तरह ये मालूम कर लिया जाता था कि दरअसल फ़ोन किसने किया था। इस वक्त भी उन्होंने यही किया था। मैं अपने हमदर्दों से मिलकर हमेशा खुश होता हूँ। उन्होंने कहा, आपका नाम क्या है? नाम की बात छोड़ें और काम की बात करें। मैं वही हूँ जिसने इंस्पेक्टर जमशेद को एक लिफाफा भेजा था। क्या आप इंस्पेक्टर जमशेद से पूछ चुके हैं? दूसरी तरफ से कहा गया। ओह, तो वो आप हैं। क्या आप मेरे दफ्तर में आके बात नहीं कर सकते? उन्होंने चौंक कर कहा, जी नहीं, मैं दूर रहकर ही काम करने का आदी हूँ। मुल्क की खिदमत का मुझे बहुत शौक़ है, लेकिन सामने आकर काम करने का नहीं। मैं जानता हूँ इंस्पेक्टर जमशेद ने आपको ये नहीं बताया होगा कि रात को उसके साथ क्या वाक़या पेश आया था, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा क्योंकि मैं इस मुल्क का सच्चा हमदर्द हूँ। ओह! आईडी साहब संभल कर बैठ गए। उनकी आंखों में हैरत दौड़ने लगी। जी हाँ, अब सुनिए। रात इंस्पेक्टर जमशेद के घर में 3 आदमी दाखिल हुए थे और वो एक सुर्ख फाइल उनसे हासिल करने में कामयाब हो गए थे। क्या? आईजी साहब इतने ज़ोर से चिल्लाए कि बाहर बैठा चपरासी भी गड़बड़ा गया। फिर वो हेलो हेलो ही करते रह गए, लेकिन सिलसिला तो बंद हो गया था। उन्होंने जल्दी से एक बटन दबाया। मेज़ की दराज पर एक खाना ज़ाहिर हुआ और कागज़ के पुर्जे पर नंबर लिखा हुआ नज़र आया। उन्होंने फ़ौरन टेलीफोन एक्सचेंज से इसके नंबर के बारे में मालूम किया और फिर उनकी मायूसी की कोई हद न थी। ये नंबर एक फ़ोन बूथ से किया गया था। दूसरे हिला में उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई और चपरासी के अंदर आते ही बोले, इंस्पेक्टर जमशेद को बुलाओ, जल्दी करो। जी बेहतर। चपरासी दौड़ा गया और फिर वापस आकर बोला, सर वो अपनी सीट पर नहीं हैं। उनके चपरासी ने बताया है एक साहब आए थे, उनके साथ गए हैं। ओह! उनके मुंह से निकला। फिर बोले, अच्छा तो डीआईजी साहब को बुला लाओ। उनकी आवाज़ से थकन जाहिर थी। खान साहब अंदर दाखिल हुए और उन्हें फिक्रमंद देखकर परेशान हो गए। शायद हम पर कोई बुरा वक्त आने वाला है, आईजी साहब के मुंह से निकला। खैर तो है जनाब, खान साहब ने बौखला कर कहा। रात कुछ लोग इंस्पेक्टर जमशेद से सुर्ख फाइल ले उड़े हैं, उन्होंने बताया। नहीं, उनके लहजे में ज़माने भर की हैरत उतर आई। इंस्पेक्टर जमशेद से वो फाइल हासिल करना आसान काम नहीं। किसी ने ज़रूर अफवाह उड़ाई है, लेकिन मेरा ख्याल है ये हकीकत है, उन्होंने कहा और फिर तफसील से सारी बात उन्हें सुनाई। खान साहब का चेहरा लटक गया। आखिर बोले, उस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक जमशेद वापस ना आ जाए और मैं उससे बात ना कर लूँ। तो फिर आप यहीं रहेंगे? क्यों ना तमाम अफसर को रोक लिया जाए कि वो घर ना जाएं। जमशेद के आने से पहले हम उससे बात करेंगे और फिर एक मीटिंग कर लेंगे। नहायत माकूल तजवीज़ है। उन्होंने एक कागज़ पर चंद लाइनें लिखकर चपरासी के हवाले की और कुछ हिदायत दी। चपरासी चला गया। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा हो चुका है। जमशेद को इस फाइल के हकीकत से पूरी तरह बाखबर कर दिया गया था और इसीलिए इसके हवाले की गई थी कि इसके पास महफूज रहे। मैं नहीं समझ सका कि उसने फाइल दुश्मन के हवाले कर दी होगी। ऐसी चीज़ तो वो अपनी और अपने बीवी बच्चों की जानें देकर भी दुश्मन के हवाले नहीं कर सकता। मैंने उससे रात के वाक़े के बारे में पूछा तो उसने कुछ बताने से इनकार क्यों किया था? अगर ऐसी कोई बात नहीं थी तो उसे साफ साफ बता देना चाहिए था। अब उसके आने पर ही असल बात मालूम हो सकती है। न जाने वो किसके साथ चला गया है। थोड़ी देर बाद चपरासी वापस आ गया। उसे दोबारा इंस्पेक्टर जमशेद की तरफ भेजा गया, लेकिन उसने आकर बताया वो अभी तक वापस नहीं आए। इंस्पेक्टर जमशेद जब्बार बाकर के साथ उसकी कोठी में दाखिल हुए। कोठी मुख्तसर सी थी, लेकिन खूबसूरत तर्ज की बनी हुई थी। रोश पे चलते हुए उन्होंने पूछा, आप अंधे चश्मों का शीशा क्यों लगाए रखते हैं? अभी कुछ दिनों से ही लगाना शुरू किया है। रोशनी मेरी आंखों को तकलीफ देने लगी है। डॉक्टरों से मशवरा किया था, उन्होंने दवा के साथ साथ अंधे शीशों का चश्मा लगाने की भी हिदायत की है। इससे इतना फ़ायदा हुआ है कि अब रोशनी तकलीफ नहीं देती, उसने बताया। सुनहरी फ्रेम वाला आदमी पहले तो कोई मुलाजमत के लिए आपके पास नहीं आया?
नहीं जी, कोठी के ग्राउंड में उन्हें 2-3 बच्चे खेलते नजर आए। मुलाजिम ने बाहर निकलकर उनके लिए ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला। जुमा खान, वो फाइल ले आओ, जब्बार बाकर ने अपने मुलाजिम से कहा। बहुत अच्छा साहब, उसने कहा और कमरे से बाहर चला गया। आपने पहले कभी सुनहरी फ्रेम के चश्मे वाले को देखा है? नहीं जी, आज पहली मर्तबा देखा है, वो बोले। बात अजीब ज़रूर है, आखिर एक ऐसे नौजवान के पास मेरी तस्वीर कहाँ से आई? तस्वीर भी ऐसी जिसके सीने में खंजर पेवस्त है, इसीलिए तो मैं आपके पास दौड़ा चला गया। जब्बार बाकर ने कहा, सवाल ये है कि अब आप क्या करेंगे? मैं उस नौजवान को तलाश करूंगा और उससे पूछूंगा फाइल इसे कहाँ से मिली और इस फाइल का क्या ताल्लुक है। उन्होंने कहा। उसी वक्त मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। इंस्पेक्टर जमशेद फाइल को देखकर चौंक उठे। ये वही फाइल थी जो रात हमलावरों ने उड़ाई थी। उन्होंने आगे बढ़कर फाइल मुलाजिम के हाथ से ले ली और उसे खोल कर देखा। फाइल में से कागजात गायब थे और अब उनकी तस्वीर के सिवा कुछ न था। तस्वीर के सीने में खंजर गड़ा था। साफ जाहिर था कि कागजात निकाल लिए गए थे और इसमें उनकी तस्वीर लगा दी गई थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फाइल मैं ले जा रहा हूँ, अगर वो नौजवान मिल गया तो मैं उससे पूछूंगा फाइल उसे कहाँ से मिली थी। ये कहते हुए उठ खड़े हुए। वो यहाँ बाकर जब्बार की कार में आए थे। उन्होंने ड्राइवर को साथ भेजने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने मंजूर न किया और सड़क के किनारे खड़ी एक टैक्सी की तरफ बढ़ गए। पेरिस रोड, ग्रीन बिल्डिंग, उन्होंने दफ्तर का पता बताया। ओके सर, टैक्सी ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट करते हुए कहा। मुझे ज़रा जल्दी है, तेज चलो, उन्होंने कहा। आजकल धड़ाधड़ चालान हो रहे हैं जनाब, फिक्र न करो, तुम्हारा चालान नहीं होगा, वो बोले। बहुत बेहतर, ये कहते हुए उसने रफ्तार बढ़ा दी। जब्बार तौकीर की कोठी गैराबाद इलाके में थी और यहाँ काफ़ी फासले पे कोठियाँ और मकान नज़र आ रहे थे। इंस्पेक्टर जमशेद ख्यालात में गुम हो गए। टैक्सी मोड़ मुड़ी तो उन्हें एहसास न हुआ, वो इसी तरह सोच में डूबे रहे। अचानक उनकी नाक में एक तेज़ बू घुसी और वो चौंक उठे। उन्होंने फ़ौरन सांस रोक लिया, लेकिन इतनी देर में कुछ बू अंदर जा चुकी थी। दूसरे ही लम्हे उनका सर चकराया और वो सीट पर लुढ़क गए। इसके साथ ही टैक्सी एक कच्चे रास्ते पर उतर गई। धूल उड़ने लगी। हिचकोले खाती टैक्सी एक खंडर के सामने रुक गई। शायद ये इमारत किसी जमाने में कोई महल था। अब तक बड़े बड़े सतून खड़े थे, उन पर नक्शो निगार साफ नजर आ रहे थे। टैक्सी ड्राइवर ने हॉर्न दिया तो खंडर में से 2 आदमी बाहर निकले। उनमें से एक ने फौरन कहा, क्या तुम उसे ले आए हो? हाँ, ले आया हूँ, वो बोला। बहुत खूब। दोनों आगे बढ़े और फिर तीनों ने मिलकर इंस्पेक्टर जमशेद को उठाया और खंडर के अंदर ले आए। थोड़ी देर बाद वो उन्हें एक सुतून के साथ बांध रहे थे। इसके बाद उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई, खंडर से बाहर निकले और टैक्सी में बैठ गए। रास्ता तंग था और इसके दोनों तरफ झाड़ियां थीं, इसलिए गाड़ी को मोड़ा नहीं जा सकता था। चुनाचा गाड़ी उल्टी चलने लगी। सड़क पर पहुंचते इसका रुख शहर की तरफ हो गया और फिर भी पूरी रफ्तार से दौड़ने लगी। फरमाइए, आपको किससे मिलना है? महमूद ने पूछा। इंस्पेक्टर जमशेद यहाँ रहते हैं? उसने पूछा। क्यों, क्या आपको ये बात पहले से मालूम नहीं? महमूद ने उसे चुपती नजरों से देखा। जी, क्या मतलब? वो चौंका। मेरा ख्याल है आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ इंस्पेक्टर जमशेद रहते हैं, महमूद बोला। इतनी देर में फारूक और फरजाना भी वहाँ आ गए थे। जी नहीं, मुझे ये बात हरगिज़ मालूम नहीं, लेकिन मेरे साथ कुछ अजीब सा मामला पेश आया है, इसलिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अफसोस, वो इस वक्त अपने दफ्तर में हैं और उनसे मिलने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। महमूद ने कहा। वो किस चीज़ के इंस्पेक्टर हैं? कहाँ काम करते हैं? उसने पूछा। जब आपको ये तक मालूम नहीं तो फिर आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? फारूक ने उसे अजीब सी नज़रों से घूरा। पहले ये बताइए वो किस चीज़ के इंस्पेक्टर हैं? उसने बेचैन होकर कहा। वो महकमा सुराग रसानी में इंस्पेक्टर हैं। ओ, वो धक से रह गया। आंखें फटी की फटी रह गईं। तीनों उसे अजीब नज़रों से घूर रहे थे। आखिर वो बोला, शायद मैं किसी उलझन में मुब्तला हूँ। आखिर बात क्या है, साफ साफ कहिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप फ़ोन करके उन्हें यहाँ बुला लें और मैं सारी बात उन्हें बता दूं? हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपको ये सारी बात हमें बतानी होगी। आइए हम अंदर चल के बैठ जाएं, ये ठीक रहेगा। उसने सुकून का सांस लिया। चारों ड्राइंग रूम में आ बैठे और उसने कहना शुरू किया। ये आज सुबह की बात है। मैं घर से मुलाजमत की तलाश में निकला। ये भी बताता चलूँ कि मैं तकरीबन 6 माह से बेरोज़गार फिर रहा हूँ और हर रोज़ सुबह को रोज़गार की तलाश में निकलता हूँ। सड़क पर चलता जा रहा था कि एक आदमी ने मुझे रोक लिया। उसने कहा अगर मैं उसका एक काम कर दूं तो वो मुझे 1 लाख रुपए देगा। मैंने के काम के बारे में पूछा तो उसने एक लिफाफा मुझे दिया और कहा कि सामने महकमा
सुराग रसानी की इमारत है, वहाँ आईजी साहब के दफ्तर के दरवाजे पर चपरासी बैठा होगा। ये लिफाफा उसे देकर आना और इतने से काम किए वो मुझे 1 लाख देगा। मुझे बहुत हैरत हुई। खैर मैंने लिफाफा उसके हाथ से ले लिया। उसने मुझे लाख रुपए नहीं दिए, ये कहा कि पहले लिफाफा दे आओ फिर ही मिलेंगे। मैं समझ गया कि जब लिफाफा देकर वापस आऊंगा तो वो इस जगह से जा चुका होगा, लेकिन इस काम में मुश्किल तो कोई थी नहीं। चुनाचे मैंने लिफाफा लिया और महकमा सुराग रसानी की इमारत में दाखिल हो गया। आईजी साहब के चपरासी को लिफाफा दिया और बाहर निकल आया। ये देखकर मुझे हैरत हुई कि वो वहीं मौजूद था। उसने 1 लाख रुपए मेरी तरफ बढ़ा दिए। मेरी हैरत का ठिकाना न रहा। चलने के लिए कदम ही उठाया था तो उसने कहा, अगर तुम मेरा ऐसा एक और काम कर दो तो 1 लाख और मिलेंगे। भला मुझे क्या एतराज हो सकता था। मैंने रजामंदी जाहिर की तो उसने कहा, मुझे कुछ दूर तक उसके साथ चलना होगा। मैं उसके साथ चल पड़ा। आखिर वो एक जगह रुक गया। उसने एक सुर्ख रंग की फाइल मुझे दी। उसे एक घर का पता दिया और कहा कि फाइल उस घर तक पहुंचाना है। जेब से मैंने कागज़ निकाला, पता पढ़ा और उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि फ़ाइल मेरे हाथ में नहीं है। दरअसल मैंने वो फ़ाइल अपने सर्टिफिकेट वाली फ़ाइल के साथ ही रख ली थी और मुलाजमत की तलाश के दौरान किसी जगह भूल आया। पता इंस्पेक्टर जमशेद का था। मैं उन जगहों पर वापस गया, फ़ाइल के बारे में पूछगछ की, लेकिन कुछ पता न चला। अब यही सोचकर यहाँ आया हूँ कि कम से कम उन साहब को ये बता दूँ कि उनकी जो अमानत मुझे उन तक पहुँचानी थी वो मैं गुम कर बैठा हूँ। ये कहकर वो खामोश हो गया। तीनों सोच में गुम हो गए। फारूक और फरजाना भी उसकी कमीज के टूटे हुए बटन को देख रहे थे। वो शख्स आपको किस वक्त मिला था? महमूद ने सवाल किया। सुबह सवेरे, शायद 9 बजे होंगे। इस वक्त 11 बजे हैं, यानी 2 घंटे पहले। अब आप ये बताइए, आपकी कमीज का बटन कब का टूटा हुआ है? अचानक फरजाना ने सवाल किया। जी, कमीज का बटन? क्या मतलब? उसने हैरत भरे लहजे में कहा। साथ ही उसने अपनी कमीज के बटनों की तरफ देखा। उसका मुंह मारे हैरत के खुल गया। मेरी कमीज का बटन बेशक टूटा हुआ है, लेकिन आपने आखिर बटन के बारे में क्यों पूछा? इसलिए कि इसका आधा हिस्सा हमारे पास है, और अगर आप इस वक्त से पहले भी यहाँ हमारे घर या घर के बाहर तक नहीं आए तो आपकी कमीज का बटन यहाँ किस तरह पहुँच गया? ये कहते हुए महमूद ने बटन का टुकड़ा जेब से निकालकर मेज पर उसके आगे रख दिया। उसकी आंखें मारे हैरत और खौफ के खुली की खुली रह गईं। बहुत देर गुजर गई मगर उसके मुंह से कोई अल्फाज ना निकल सका। आखिर फारूक ने कहा, और इस बटन को देखते हुए हम ये कहने पर मजबूर हैं कि आपकी कहानी बिल्कुल झूठ है। आप रात में भी यहाँ आए थे। इस वक्त आपके साथ 2 आदमी थे। आपने हमारे घर में दाखिल हुए थे और ज़बरदस्ती वो फाइल हमसे हासिल की थी, लिहाजा अब आप यहाँ से जा नहीं सकेंगे। महमूद अब्बा जान को फ़ोन कर दो, उनका यहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ये आप क्या कह रहे हैं? उसने खौफज़दा लहजे में कहा। बनने की ज़रूरत नहीं, तुम अच्छी तरह जानते हो कि रात यहाँ क्या हुआ है। महमूद, तुमने फ़ोन नहीं किया? फारूक ने तेज़ लहजे में कहा। महमूद ने फरजाना की तरफ देखा, जैसा पूछ रहा हो, क्योंकि फरजाना का क्या ख्याल है, फारूक की तजवीज़ पर अमल करना चाहिए या नहीं। फरजाना ने सर हिला दिया और बोली, इन हालात में हम इसके सिवा कर भी क्या सकते हैं? अगर उनकी कमीज़ का बटन टूटा हुआ ना होता और उनका आधा हिस्सा हमें गाड़ुओं के पास ना मिलता तो हम इन पर हरगिज़ शक ना करते। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि हमारे पास बटन का जो हिस्सा है वो इसी बटन से अलग हुआ हो। महमूद ने एतराज़ किया। ये भी उसे मालूम किया जा सकता है। क्यों जनाब, क्या आप इजाज़त देंगे ये दोनों टुकड़े मिलाकर देख लिए जाएं? हाँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं, उसने ऐसी आवाज़ में कहा जैसे ख्वाब में बोल रहा हो। फारूक ने उठकर दोनों टुकड़ों को मिलाकर देखा। दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल फिट बैठ गए। अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि रात वाले हमला आवरों में ये भी शामिल थे या ये बाहर खड़े होंगे, फारूक ने कहा और उसके साथ ही महमूद ने दफ्तर के नंबर डायल करने लगा। नौजवान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बौखला कर कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। आखिर रात यहाँ क्या हुआ था? फारूक, उन्हें बता दो रात यहाँ क्या हुआ था, फरजाना ने कहा। फारूक उसे मुख्तसर तौर पे बताने लगा। दूसरी तरफ महमूद हेलो हेलो कर रहा था और फिर सिलसिला मिल गया। दूसरी तरफ से बाबा फाजली की आवाज़ सुनाई दी। हेलो महमूद बेटे, तुम्हारा बजान दफ्तर में नहीं है, वो किसी मुलाकाती के साथ गए हैं। आईजी साहब भी उनका इंतजार कर रहे हैं। ओ, महमूद ने रिसीवर रख दिया। इतनी देर में फारूक नौजवान को तफसील बता चुका था और ये सुनने के बाद कि रात हमला आवरों ने सुर्ख रंग की एक फाइल ले उड़े हैं, उसकी हालत एकदम ख़राब हो गई थी। उन्हें यूं लगा जैसे वो बरसों का बीमार हो। मामला हर लम्हे पुरस्कार होता जा रहा था। उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजी। वक्त गुजरता चला गया लेकिन इंस्पेक्टर जमशेद वापस न लौटे। आईजी और डीआईजी साहिबान की परेशानी में इजाफा होता जा रहा था। उन्होंने कई बार चपरासी को भेजकर मालूम कराया। उनके चपरासी और अकरम को यह हिदायत कर दी गई थी कि जो ही इंस्पेक्टर जमशेद वापस आएँ उनके कमरे में भेज दिया जाए, लेकिन फिर काफ़ी देर गुजर गई। आखिर उन्होंने चपरासी को बुलवाया। मुलाकाती जिसके साथ इंस्पेक्टर जमशेद गए हैं कौन था? आईजी ने उससे पूछा।
اس نے اپنا نام جبار باقر بتایا تھا اور یہ کہ وہ محکمہ اطلاعات میں ملازم ہے۔ چپراسی نے بتایا۔ وہ اس کے ساتھ کیوں گئے ہیں بتا سکتے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جی ہاں، میں نے ان کی گفتگو سنی تھی۔ کوئی نوجوان جبار باقر کے گھر ملازمت کی خواہش لے کر آیا تھا۔ جاتے ہوئے وہ وہاں ایک سرخ رنگ کی فائل چھوڑ گیا۔ کیا؟ آئی جی اور ڈی آئی جی صاحبان ایک ساتھ چلائے۔ جی ہاں، اس فائل میں جبار باقر کو انسپکٹر صاحب کی ایک تصویر نظر آئی۔ تصویر کے سینے میں خنجر پیوست دکھایا گیا تھا۔ یہ تصویر جبار باقر کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی اور وہ یہاں دوڑا آیا۔ فائل کا ذکر سن کے انسپکٹر جمشید اور اس کے ساتھ چلے گئے اور اب تک لوٹ کے نہیں آئے۔ اف خدا، یہ کیا چکر ہے؟ ڈی آئی جی صاحب کے منہ سے نکلا۔ کیوں نہ ہم دفتر اطلاعات کو فون کر کے جبار باقر کے گھر کا پتہ معلوم کریں اور پھر وہاں فون کر کے انسپکٹر جمشید سے بات کریں۔ نہایت معقول تجویز ہے، آئی جی صاحب بولے۔ ایسا ہی کیا گیا، لیکن دوسری طرف سے جبار باقر نے بتایا کہ انسپکٹر جمشید تو کافی دیر پہلے وہ فائل لے کر جا چکے ہیں۔ تب پھر وہ کہاں چلے گئے؟ آئی جی صاحب نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا۔ خدا جانے کیا معاملہ ہے، گھر بھی فون کر کے دیکھ لینا چاہیے۔ انسپکٹر جمشید کے گھر فون کیا گیا۔ ادھر سے محمود نے بتایا کہ ان کے والد ابھی تک گھر نہیں پہنچے اور یہ کہ وہ خود بھی ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ آئی جی صاحب نے جھلا کر ریسیور رکھ دیا اور بولے، تمام آفیسرز کو بلا لیا جائے، ہم میٹنگ کریں گے۔ معاملہ حد درجے خطرناک ہے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے کمرے میں سب موجود تھے۔ اکرم کو بھی بلایا گیا تھا۔ پھر آئی جی صاحب نے کہنا شروع کیا، اس وقت آپ سب کو بہت اہم معاملے پر بات چیت کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ چند روز پہلے انسپکٹر جمشید کو ایک سرخ رنگ کی فائل سونپی گئی تھی۔ اس فائل کی اہمیت سے بھی انہیں اچھی طرح باخبر کر دیا گیا تھا۔ فائل حفاظت کے خیال سے ہی ان کے حوالے کی گئی تھی کیونکہ دفتر میں اس کی حفاظت کی ضمانت نہیں دی جا سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی غیر ملکی جاسوس ہو، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ سوچ کر فائل ان کے حوالے کر دی گئی۔ آج صبح سویرے مجھے ایک لفافہ ملا۔ اس میں ایک کاغذ پہ لکھا تھا، انسپکٹر جمشید سے پوچھا جائے کہ رات کو ان کے گھر میں کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ میں نے انہیں بلایا لیکن انہوں نے کچھ نہ بتایا۔ پھر مجھے ایک گمنام آدمی کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ انسپکٹر جمشید سے رات کو کچھ نامعلوم افراد نے وہ سرخ فائل حاصل کر لی ہے۔ اب وہ غائب ہیں۔ ہم ان سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ فائل انہوں نے دشمن کے حوالے کیوں کی، جبکہ وہ ایک ایسی فائل تھی جس پر کئی انسانی جانوں کا دار و مدار ہے۔ انہیں اپنی جان پر کھیل کر بھی فائل کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ خود تو بخیریت رہے اور فائل دشمنوں کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہے۔ اس وقت تک انسپکٹر جمشید ایسے آدمی ثابت ہوتے رہے ہیں جنہوں نے ملک اور قوم کے لیے وہ سب کچھ کیا جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا۔ پھر آخر اس مرتبہ کیا بات ہو گئی کہ انہوں نے فائل ان کے حوالے کر دی اور اس وقت ان کا کوئی پتہ بھی نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ اگر وہ تھوڑی دیر تک نہ آئے تو ہمیں ان کی تلاش کے سلسلے میں کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ چند لمحے تک کمرے میں موت کی سی خاموشی چھائی رہی۔ پھر ڈی آئی جی صاحب بولے، انسپکٹر جمشید ہمیں بچوں کی طرح عزیز ہیں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے فائل آسانی سے دشمنوں کے حوالے کر دی ہوگی۔ وہ ضرور مجبور ہو گئے ہوں گے، لیکن ان کی مجبوری کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی تک دراصل آپ لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ اس فائل میں کیا تھا۔ وہ مجھے وزیر خارجہ کی طرف سے ملی تھی، لہذا فائل کے بارے میں وزیر خارجہ میرے اور انسپکٹر جمشید کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ اسی سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک اہم ہوگی۔ ان سے جواب طلب کیا جائے گا، انہوں نے فائل دشمنوں کے حوالے کیوں کی۔ اگر وہ کوئی معقول جواب نہ دے سکے تو مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان پر مقدمہ چلایا جائے گا۔ کمرے میں موجود لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ شاید اس سے زیادہ عجیب بات انہوں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اکرم تو یوں لگا جیسے اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ کس کا فون تھا؟ فرزانہ نے جلدی سے پوچھا۔ آئی جی صاحب کا، ابا جان کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جس وقت بھی گھر آئیں انہیں دفتر بھیج دیا جائے۔ محمود نے فکر مند لہجے میں بتایا، چاہے وہ رات کے 12 بجے ہی کیوں نہ آئیں۔ فاروق کے لہجے میں حیرت تھی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا۔ محمود نے برا سا منہ بنایا۔ خیر اب ہم کیا کریں؟ فرزانہ جلدی سے بولی۔ آپ کا نام کیا ہے جناب؟ محمود نے اس کے جملے کی طرف دھیان دیے بغیر نوجوان سے پوچھا۔ مجھے نزاکت رفیق کہتے ہیں۔ اپنے بارے میں سب کچھ بتا ڈالیں۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ پہلے کہاں ملازمت کرتے تھے؟ ملازمت سے جواب کیوں ملا؟ محمود نے اس سے کہا،
मैं श्याम नगर की गली नंबर 13 के मकान नंबर 9 में रहता हूँ। पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मुलाजिम था। वहाँ रिश्वत का दौर दौरा है। मैंने रिश्वत को हाथ ना लगाया। इस तरह मुझसे नीचे वाले भी और ऊपर वाले भी तंग आ गए। मेरे खिलाफ एक झूठा केस बनाया गया और फिर सजा के तौर पर मुलाजमत से निकाल दिया गया। अब दर बदर मारा मारा फिर रहा हूँ। ये कहकर वो खामोश हो गया। आप काफी दुखी हैं। आजकल ईमानदार आदमियों की यही मुसीबत है। क्या आपके घर में या आसपास किसी के पास फोन मौजूद है? दरअसल हम फोन करके ये मालूम करना चाहते हैं कि आया आप वाकई उस जगह रहते हैं, ताकि बाद में आपसे कुछ मालूम करना हो तो आपसे मुलाकात हो सके। मेरे घर में फोन कहाँ, हाँ 2 घर छोड़कर एक सेठ हाशिम साहब रहते हैं। मैं उनके पास भी मुलाजमत के लिए गया था। उन्हें ये मालूम है कि मैं उनका पड़ोसी हूँ। बहुत खूब, आप उनका नंबर बताइए, महमूद ने कहा। उसने नंबर बता दिया। नंबर डायल करने पर एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। क्या ये सेठ हाशिम का घर है? जी हाँ, आपको किससे बात करनी है? लड़की ने पूछा। सेठ साहब घर हैं? जी नहीं, अपने दफ्तर गए हैं। बहुत खूब, क्या आप बता सकती हैं आपसे 2 घर छोड़कर नज़ाकत रफ़ीक नामी एक नौजवान रहता है या नहीं? वही तो नहीं जो सुनहरी रंग की ऐनक लगाता है? लड़की ने जल्दी से कहा। जी हाँ वही, महमूद ने बोला। रहता है, क्या आप उसे फोन पर बुलाना चाहते हैं? लड़की ने पूछा। जी नहीं शुक्रिया, इतना ही मालूम करना था। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया और फारूक फरजाना की तरफ मुड़ा। इनके पते की तस्दीक हो गई है, क्या ख्याल है उन्हें जाने दिया जाए? महमूद ने कहा। ठीक है, जरूरत पड़ी तो हम आपसे राब्ता कर लेंगे। फरजाना ने कहा। आप कल शाम के वक्त अगर आ जाएं तो हमारे अब्बाजान आपको मुलाजमत दिलाने के सिलसिले में कुछ कर सकते हैं। फारूक बोला। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ज़रूर आऊँगा। ये कहते हुए वो उठ खड़ा हुआ। अचानक फरजाना बोली। जरा ठहरिए, हम एक बात तो बिल्कुल ही भूल गए, और वो है आधा बटन। अगर आपकी कहानी दुरुस्त है तो आधा बटन यहाँ किस तरह पाया जा सकता है? वो चलते चलते रुक गया और उनकी तरफ मुड़ते हुए बोला। ये बात खुद मेरी समझ में नहीं आई कि बटन यहाँ किस तरह पहुंचा। बहरहाल आपको मुझ पर शक है तो मैं आपके वालिद साहब के आने तक यहीं रुक जाता हूँ। उसने मासूमियत से कहा। नहीं, आप जा सकते हैं, हम इस मामले पर गौर करेंगे, फरजाना ने कहा और वो ड्राइंग रूम से निकल गया। महमूद उसे दरवाजे तक रुखसत करने आया और फिर दरवाज़ा बंद करके वापस ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ा। अचानक एक फायर की आवाज़ उसके कानों से टकराई। वो बुरी तरह चौंके। फारूक और फरजाना दौड़कर ड्राइंग रूम से बाहर निकल आए। दूसरी तरफ बेगम जमशेद अपने कमरे से घबराई हुई निकली। ये फायर की आवाज़ कहाँ से आई है? घर के बाहर से, महमूद गोया ख्वाब में बड़बड़ाया। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़े। फिर जो ही दरवाजा खुलकर बाहर निकले, उनकी आंखें हैरत और खौफ से फटी की फटी रह गईं। नज़ाकत रफीक उनके दरवाजे के बाहर पड़ा तड़प रहा था। फिर देखते ही देखते वो साकित हो गया। आसपास की खिड़कियां और दरवाजे खुलने लगे। बेगम शिराजी भी बाहर आ गईं और महमूद पुलिस को फोन करने दौड़ा। ऐन उसी वक्त एक धमाका हुआ और चारों तरफ धुआं फैल गया। इंस्पेक्टर जमशेद को होश आया तो उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद पाया। वो कमरे के कच्चे फर्श पे पड़े थे। उठकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर से बंद था। उन्होंने सर को झटक कर वाकयात को याद करने की कोशिश की। फौरन ही उन्हें सब कुछ याद आ गया। वो जब्बार के घर से निकलकर टैक्सी में बैठ गए थे और टैक्सी में उन्होंने तेज बू महसूस की। फिर वो बेहोश हो गए। उन्होंने जल्दी से कलाई की घड़ी पर नजर डाली। 3:30 बज रहे थे। दफ्तर बंद होने में सिर्फ आधा घंटा रह गया था और उनको दफ्तर पहुंचना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने दरवाजे की मजबूती का अंदाज़ा लगाया और फिर टक्कर मारने के लिए तैयार हो गए। दरवाजे से थोड़ा दूर हटे और दीवार की तरफ आए और फिर तेजी से दौड़ते हुए दरवाजे से टकराए। दरवाजा चौखट से उखड़कर दूसरी तरफ गिरा और वो बाहर निकल आए। वो सड़क की तरफ दौड़ने लगे। 5 मिनट तक दौड़ते रहने के बाद उन्हें सड़क दिखाई दी, लेकिन ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि सड़क किस तरफ है। उन्हें कम से कम 1 संगे मील तक जाना था, तब जाके मालूम होता कि शहर किस तरफ है। वो तेजी से दौड़ने लगे। पहला संगे मील आया तो उन्हें मालूम हुआ वो शहर की तरफ ही दौड़ रहे हैं। 7 मील दूर है, गोया उन्हें 7 मील दौड़ना था। वो दौड़ते रहे। अचानक दूसरी तरफ से उन्हें एक ट्रक की आवाज़ सुनाई दी। वो मुड़कर ट्रक को देखने लगे और उसे रुकने का इशारा किया। ट्रक उनके करीब आकर रुक गया। उन्होंने जल्दी जल्दी से सूरत हाल बताई और वो उन्हें लिफ्ट देने पर रजामंद हो गया। वो उचक कर ट्रक में सवार हो गए। ठीक 4 बजे वो दफ्तर के दरवाजे में दाखिल हो रहे थे। उनका हुलिया बहुत बिगड़ा हुआ था। कपड़े गर्द आलूदा हो गए थे और जगह जगह से फट भी गए थे। सर्दी के बावजूद उनकी पेशानी पर पसीना था और चेहरे का रंग स्याही माइल हो रहा था। बाबा फाजिल ने उन्हें आके फाड़ फाड़ कर देखा और फिर उसने बताया कि आईजी साहब के कमरे में सब उनका इंतजार कर रहे हैं। वो उसी हालत में आईजी साहब के कमरे की तरफ चल दिए। उनके चपरासी की नज़र इंस्पेक्टर जमशेद पे पड़ी तो वो भी दंग रह गया और फौरन हाक लगाई। इंस्पेक्टर साहब आ गए हैं।
आईजी साहब के कमरे में खामोशी छा गई। सब लोग दरवाजे की तरफ देखने लगे। इंस्पेक्टर जमशेद अंदर दाखिल हुए तो उनके मुंह हैरत से खुल गए। मेरे बच्चे, ये क्या हुआ? डीआईजी के मुंह से दर्द भरी आवाज में निकला। अभी बताता हूँ, ये कहकर वो एक कुर्सी पर गिर गए। इसके बाद उन्होंने जो कुछ उन पे गुजरी थी कह सुनाई। उसमें सुर्ख फाइल का जिक्र भी शामिल था। अलबत्ता उन्होंने ये तफसील नहीं बताई कि फाइल हमला आवरों ने किस तरह हासिल की थी। सुबह जब मैंने रात के वाक़े के बारे में पूछा तो तुमने क्यों नहीं बताया था? आईजी साहब ने सवाल किया। मैं मुजरिमों के अगले इकदाम के बारे में जानना चाहता था। उन्होंने कहा। तुमने फाइल किन हालात में मुजरिमों के हवाले की? उन्होंने पूछा। इन हालात में कि फारूक और फरजाना की गर्दनों पर खंजरों की नोकें रखी थीं। उन्होंने कहा। इसका मतलब है तुमने उनकी जान बचाने के लिए फाइल दुश्मनों के हवाले कर दी, हालांकि तुम अच्छी तरह जानते थे कि फाइल किस कदर अहम है। उन्होंने कहा। इन हालात में मैं कर भी क्या सकता था? इंस्पेक्टर जमशेद ने बेचारगी से बोले। तुम्हारे तीनों बच्चों और बीवी की जान भी चली जाती, फाइल तुम्हें तब भी उनके हवाले नहीं करनी चाहिए थी। तुमने मुल्क की एक इतने बड़े खतरे से दो चार कर दिया है कि जिसके बारे में सोच कर ही कपकपी आ जाती है। तुम्हारे कारनामे सुनहरी अल्फाज से लिखने के काबिल हैं, लेकिन इस वाक़े ने उन सब पर पानी फेर दिया। तुम खुद अपने लिए सज़ा तजवीज़ करोगे या मैं तुम्हें सज़ा सुनाऊं? कमरे में सन्नाटा तारी हो गया। आज उस इंस्पेक्टर जमशेद को सजा दी जा रही थी जिसने इस मुल्क और कौम के लिए न जाने कितने कारनामे सर अंजाम दिए थे, जिनके बच्चों ने हमेशा अपनी जान हथेली पर रखकर कारनामे किए थे। मुल्क दुश्मनों को तहस नहस किया था, गैर मुल्की दुश्मनों को गिरफ्तार कराया था। आज उन्हीं का महकमा उन्हें सजा सुनाने की बातें कर रहा था। सब ने सुना। इंस्पेक्टर जमशेद एक अजीब पुरस्रार सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कह रहे थे। मैं आपकी ज़बानी फैसला सुनना पसंद करूंगा। तो फिर मैं तुम्हें इस मुलाजमत से अलग करता हूँ। तहरीरी नोटिस तुम्हें कल घर मिल जाएगा। अब इस महकमे से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। शुक्रिया, आपने मुझे बहुत नर्म सज़ा सुना दी। ये कहते ही इंस्पेक्टर जमशेद उठे और खुदा हाफिज कहते हुए कमरे से निकल गए। डीआईजी और दूसरे लोग देखते रह गए। अकरम बैठा ना रहा, तेजी से उठा और कमरे से निकलने लगा। अकरम, तुम कहाँ जा रहे हो? इंस्पेक्टर साहब के साथ। मैं उनके बगैर यहाँ नहीं रह सकता, उसने भिर्राई आवाज में कहा। तो फिर तुम भी इस्तीफा लिख दो, आईजी साहब खुश्क लहजे में बोले। बेहतर, ये कहते हुए अकरम बाहर निकल गया। ये आपने क्या किया? डीआईजी हकलाए। मैं इसके सिवा कुछ कर भी नहीं सकता था। वजीर खारजा मुझसे बहुत जल्द जवाब तलब करने वाले हैं। सबसे पहला वो यही सवाल करेंगे कि इस कोताही के सिलसिले में इंस्पेक्टर जमशेद को क्या सजा दी गई। लेकिन अगर इंस्पेक्टर जमशेद चाहते तो उन्हें कोई इस महकमे से निकाल नहीं सकता था। उनके पास सदर ममलिकत का इजाज़तनामा है, जिसकी रूह से उनसे जवाब तलबी नहीं की जा सकती, और जिस मामले में भी वो चाहें अपनी ज़बान बंद रख सकते हैं। डीआईजी साहब भर्राई हुए आजमाए कहते चले गए। मैं ये सब जानता हूँ, इसके बावजूद मैं मजबूर था। सदर ममलिकत चाहें तो मुझे बरतरफ कर दें, लेकिन इस वक्त मेरे फ़र्ज़ यही था। आईजी साहब बोले। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा दिन भी देखना होगा। ये कहते हुए डीआईजी साहब उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में आंसू लरज़ रहे थे। कुछ दूसरे अफसरान भी बेहद गमगीन थे। इंस्पेक्टर खावर रहमानी और दो एक इंस्पेक्टर बहुत खुश थे। इंस्पेक्टर जमशेद के होते हुए कभी उनकी दाल नहीं गली थी। इंस्पेक्टर जमशेद अपने कमरे में दाखिल होने के बाद अपनी चीज़ें समेट रहे थे। बाबा फाजिल को कुछ पता नहीं था कि उनके बारे में क्या फ़ैसला किया गया है। इतने में अकरम अंदर दाखिल हुआ। आहट पाकर इंस्पेक्टर जमशेद पीछे मुड़े। उसकी आंखों में आंसू देखकर मुस्कुराए। ये आंसू किस खुशी में बहा रहे हो? मैं भी इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, उसने कहा। ऐसी गलती ना करना, इंस्पेक्टर जमशेद चौंक कर बोले। मैं आपके बगैर यहाँ नहीं रह सकता। ये कमरा और इस कमरे की एक एक चीज़ मुझे काट खाने को दौड़ेगी। नहीं, मैं आपके बगैर यहाँ किसी कीमत पे नहीं रह सकता। यह कहकर वो अपनी मेज़ पे बैठ गया और इस्तीफ़ा लिखने लगा। पागल ना बनो अकरम, अच्छी मुलाजमत का मिलना आजकल बहुत मुश्किल है। परवाह नहीं, और अब तो मैं वैसे भी इसलिए नहीं रुक सकता कि आईजी साहब को कह आया हूँ। ओ, उनके मुंह से निकला। क्या बात है जनाब? बाबा फाजिल ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा। इंस्पेक्टर साहब को बरतरफ कर दिया गया है। मैं भी इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? मैं भी आप लोगों के साथ मुलाजमत छोड़ रहा हूँ। अरे क्या सबका दिमाग ख़राब हो गया है? इंस्पेक्टर जमशेद ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। आप कुछ भी कहें, आपके बगैर यहाँ एक मिनट भी नहीं रहा जाएगा, बाबा फाजिल ने कहा। इतने में कुछ दूसरे लोग भी वहाँ आ गए। उनमें ज़्यादातर इंस्पेक्टर जमशेद से हमदर्दी रखते थे। वो अफसोस करने लगे। आप लोग फिक्र ना करें, मैं ये नौकरी रोज़ी कमाने के लिए हरगिज़ नहीं करता। ये तो मेरा शौक़ है। यहाँ से अलग होकर तो मैं इससे भी ज़्यादा कहीं कमा सकता हूँ।
आप हमें बहुत याद आएंगे। अंसारी साहब बोले, ये आईजी साहब के असिस्टेंट थे। आपका जब जी चाहे मुझसे मुलाकात के लिए आ सकते हैं। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। थोड़ी देर बाद वो अपना मुख्तसर सामान उठाए बाहर निकल रहे थे। सब लोग आंखों में आंसू लिए उन्हें अलविदा कह रहे थे। अकरम और बाबा फाजिल उनके साथ थे। उन्होंने दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर किसी ने एक ना सुनी और यही जवाब दिया कि वो उनके बगैर किसी कीमत पर यहाँ काम नहीं करेंगे। वो मोटरसाइकिल पर बैठ गए। अकरम और बाबा फाजिल को उन्होंने टैक्सी पकड़ने के लिए कहा, क्योंकि फिलहाल वो भी इनके साथ चल रहे थे। फिर जूं ही वो घर के सामने पहुंचे, उन्होंने वहां धुएं के बादल उठते देखे। वो धक से रह गए। चेहरे पे खौफ दौड़ गया। पहला ख्याल यह है कि शायद मकान में आग लग गई है, लेकिन कोई भी आग आग ना चिल्ला रहा था, ना ही लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। फिर ये कैसा धुआं था? मोटरसाइकिल रोककर वो नीचे उतरे और धुएं तक पहुंच गए। अब उन्हें मालूम हुआ धुआं घर के दरवाजे पर फैला हुआ था, अंदर से नहीं उठ रहा था। वो चक्कर काट कर दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने महमूद, फारूक और फरजाना और बेगम को वहां खड़े पाया। कुछ फासले पे बेगम शिराजी भी खड़ी थीं। दूसरे पड़ोसी भी खौफजदा नजरों से धुएं के बादल को देख रहे थे। क्या मामला है? उन्होंने करीब पहुंचकर पूछा। ओ अब्बा जान, आप आ गए? फरजाना ने चहकर कहा। हाँ, ये सब क्या है? यहाँ एक नौजवान को गोली मारी गई थी, फिर एक धमाका हुआ और धुआं फैल गया। धुआं ऐन लाश के ऊपर उठ रहा था, महमूद ने बताया। ओ, शायद धुएं का बम फेंका गया हो उसके मुंह पर। मगर वो नौजवान कौन था? वो आपसे मिलने आया था, नज़ाकत रफ़ीक उसका नाम था। एक सुर्ख फाइल उसे दी गई थी जो यहाँ पहुँचानी थी, मगर वो फाइल कहीं और छोड़ आया और यही बात बताने वो यहाँ आया था। क्या कहा? सुर्ख फाइल? उनके मुंह से निकला। जी हाँ, फरजाना बोली। ओह, क्या उसने सुनहरी फ्रेम की ऐनक लगा रखी थी और नीले कलर के कपड़े पहने हुए थे? उन्होंने बौखला कर पूछा। जी हाँ, लेकिन आपको ये किस तरह मालूम हुआ? महमूद ने हैरत भरे लहजे में कहा। चारों का मारे हैरत के बुरा हाल था। उफ खुदा, ये क्या माजरा है? हर आन उलझने बढ़ती जा रही हैं। इंस्पेक्टर जमशेद बुड़बुड़ाए। फिर बात क्या है? ये धुआं तो छट जाए, फिर इत्मीनान से बैठ के बताऊंगा। क्या तुम पुलिस को फोन कर चुके हो? जी हाँ, मैं फोन कर चुका हूँ। इंस्पेक्टर जाहिद आते ही होंगे, महमूद ने कहा। इंस्पेक्टर जाहिद के आने से पहले धुआं छट गया और फिर उनकी आंखें खुली खुली रह गईं। कुछ देर पहले जिस जगह लाश मौजूद थी वहां अब कुछ भी ना था। जमीन पर खून जरूर फैला था। इंस्पेक्टर जाहिद तो रिपोर्ट दर्ज करके और इनके बयान लेके चला गया और वो अंदर आ बैठे। अब तो मुझे इस नौजवान के बारे में पूरी तफसील से बताओ, उन्होंने कहा। महमूद ने नौजवान के बारे में पूरी तफसील दोहरा दी। आधे बटन और सीढ़ी के निशानात के बारे में भी बताया। आधे बटन का सुनकर इंस्पेक्टर जमशेद चौंक उठे। उनके खामोश होने पर उन्होंने सुबह से लेकर अब तक के तमाम वाकयात सुनाए। वो दंग रह गए, क्योंकि ये बात अभी अभी मालूम हुई थी कि उन्हें बरतरफ कर दिया गया है। अब्बा जान, अगर वो फाइल इतनी अहम थी तो आपने उसे उन लोगों के हवाले ही क्यों किया? हमारी जान बेशक चली जाती, आपको फाइल उनके हवाले नहीं करना चाहिए थी। फरजाना बोली। तुम इस बात को नहीं समझ सकोगे। खैर, इस बात को छोड़ो, सोचना यही कि अब हम क्या करें। हमारे सामने कौन सा रास्ता रह गया है? उन्होंने कहा। अब किसी रास्ते की जरूरत ही क्या? फारूक ने कंधे उचकाए। क्यों? क्या तुम्हारा ख्याल है हमें हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाना चाहिए? इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। हम अपनी तालीम मुकम्मल करेंगे और आप कोई कारोबार शुरू कर दें। अंकल अकरम और बाबा फाजिल आपके साथी होंगे। अब आखिर इन जासूसी उलझनों की जरूरत ही क्या रह गई है? फारूक ने नई तजवीज़ पेश की। क्या तुम चाहते हो हमारे मुल्क और कौम के दुश्मन दंदनाते फिरें, उन्हें कोई रोकने और टोकने वाला ना हो? पर वाजे कर दूं कि दुश्मन भी दरअसल यही चाहता है कि मैं हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाऊं। ये चक्कर इसी ने चलाया गया था। हमारे खिलाफ एक खुली साजिश थी, बल्कि इसे भयानक साजिश कहा जाए तो बेजाना होगा। भयानक साजिश? महमूद के मुंह से निकला। हाँ, फाइल इसीलिए हासिल की गई थी कि मुझे महकमे से निकलवाया जा सके। मैं कुछ लोगों की नज़रों में हर वक्त खटकता रहता हूँ। कोशिशें पहले भी कई बार की जा चुकी हैं, लेकिन कामयाबी नहीं हो सकी। इस बार खूब सोच समझ कर वार किया गया और वो कामयाब हो गए। अब अगर मैंने उनका खोजने लगाया तो हमारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचेगा और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन फाइल उनके हाथ लगने की सूरत में भी तो बहुत नुकसान हो चुका। आखिर उस फाइल में क्या था? महमूद ने पूछा। अभी मुझसे ये सवाल ना करो। क्यों अब्बा जान? अब तो आप महकमे के मुलाजिम नहीं रहे, अब बता देने में क्या हर्ज है? हर्ज हो ना हो, मैं बताना मुनासिब नहीं समझता। हाँ, उस केस के ख़त्म होते ही ज़रूर बता दूंगा, ताकि तुम लोग उलझन से निजात हासिल कर लो। बहुत अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता है नज़ाकत रफ़ीक के घर तक जाता है। अभी तक उस केस में नज़ाकत ही सामने आया है। आईजी साहब के चपरासी को लिफाफा पहुंचाने वाला वही था, फिर जब्बार के घर में मुलाजमत करने के लिए जाने वाले वही था, फिर वहाँ सुर्ख फाइल छोड़ आया था। उस सुर्ख फाइल में उस वक्त वो कागजात नहीं थे जो रात हमलावरों को दिए गए थे। साफ जाहिर है हमलावरों ने उसमें से कागजात निकालकर मेरी तस्वीर रख दी, ऐसी तस्वीर जिसके सीने में खंजर गड़ा हुआ
ہوا تھا جسے یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم انسپیکٹر جمشید پر کاری ضرب لگا چکے ہیں۔ پھر یہ نوجوان یہاں آیا، وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا اور فائل کے متعلق اس نے تمہیں ایک کہانی بھی سنائی، لیکن اس کی کہانی اس وقت جھوٹ ثابت ہو جاتی ہے جب آدھا بٹن اس قمیض والے آدھے بٹن پہ فٹ بیٹھ جاتا ہے۔ گویا وہ رات بھی حملہ آوروں کے ساتھ تھا اور ان لوگوں کے لیے باقاعدہ کام کر رہا تھا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انہیں میری تصویر والی فائل جبار کے گھر پہنچانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سوال کا جواب صاف ظاہر ہو چکا ہے۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ جبار میرے پاس دوڑا آئے اور میں اس کے ساتھ اس کے گھر جاؤں۔ میں وہاں سے نکلوں تو وہ مجھے اس مکان میں لے جا کر قید کر دیں تاکہ میں دفتر میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ میں فرار ہو گیا ہوں۔ ادھر حملہ آوروں میں سے ایک آئی جی صاحب کو یہ بتانے پر تلا ہوا تھا کہ رات سے ہمارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے تاکہ آئی جی صاحب میرے خلاف غصے سے بھر جائیں، اور یہی ہوا۔ جو ہی میں قید سے نکل کر دفتر پہنچا، آئی جی صاحب نے مجھے سزا سنا دی، اور اس طرح انہوں نے ایک بار کر کے 2 فائدے حاصل کر لیے۔ ایک تو وہ فائل حاصل کر لی، دوسرا مجھے الگ کرا دیا۔ یہی وہ چاہتے تھے۔ یہ کہہ کر انسپیکٹر جمشید خاموش ہو گئے۔ اف خدا، یہ تو واقعی بہت بھیانک سازش تھی۔ ہاں، اور ہم پوری طرح اس کے جال میں آ گئے، لیکن خیر میں ان لوگوں کو دیکھ لوں گا، انہوں نے کہا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تم لوگ یہاں آرام کرو، میں اکیلا ہی نزاکت کے گھر چلا جاتا ہوں۔ نہیں، ہم بھی ساتھ چلیں گے، محمود نے کہا۔ اچھا تو پھر بابا فاضل کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں اور ہم پانچوں چلتے ہیں، انہوں نے کہا۔ یہ ٹھیک رہے گا، اور وہ گھر سے نکل کر ایک ٹیکسی میں بیٹھے۔ انہوں نے شام نگر کا پتہ بتایا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ گلی نمبر 13 کے مکان 9 کے سامنے کھڑے تھے۔ انسپیکٹر جمشید نے دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے ایک نوجوان نکلا۔ انسپیکٹر جمشید نے اس سے کہا، ہمیں نزاکت سے ملنا ہے۔ فرمائیے، میرا نام ہی نزاکت ہے۔ کیا؟ ان کے منہ سے حیرت زدہ لہجے میں نکلا۔ یہ نوجوان وہ نہیں تھا جو ان کے گھر آیا تھا، اسے تو ان کے سامنے گولی لگ گئی تھی اور وہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا تھا، پھر دھوئیں کا بم مار کر اس کی لاش کو غائب کر دیا گیا تھا۔ یہ نوجوان کہہ رہا تھا کہ نزاکت رفیق اس کا نام ہے۔ اس کے چہرے پر نہ تو سنہری اینک تھی، نہ تھوڑی میں گڑھا، اور نہ ہی نیلے رنگ کے کپڑے پہنے تھا۔ نزاکت رفیق آپ کا نام ہے؟ انسپیکٹر جمشید کے لہجے میں بلا کی حیرت تھی۔ جی ہاں، اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ اس نے بھی حیران ہو کر کہا، کیا اس گھر میں نزاکت رفیق نام کا کوئی اور آدمی بھی رہتا ہے؟ جی نہیں، یہ میرا مکان ہے، یہاں میرے اور میرے بیوی بچوں کے علاوہ کوئی نہیں رہتا، اس نے جواب دیا۔ حیرت ہے، ایک نوجوان نے اپنا نام نزاکت رفیق بتایا تھا اور یہ پتہ دیا تھا، لیکن اس نوجوان کی شکل و صورت آپ سے بالکل مختلف تھی۔ اس نے آنکھوں پر سنہری رنگ کا چشمہ لگا رکھا تھا، نیلا سوٹ پہنے ہوئے تھا اور اس کی تھوڑی میں گڑا تھا۔ کیا آپ کسی ایسے آدمی کو جانتے ہیں؟ جی نہیں، مجھے حیرت ہے اس نے میرا نام اور پتہ کیوں اپنایا، اس نے کہا۔ یہ حیرت ہمیں بھی ہے، لیکن اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسے آپ کا نام اور پتہ بالکل صحیح معلوم تھا۔ آپ کے مکان کے دروازے پر آپ کے نام کی تختی بھی نہیں لگی ہوئی۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس نے میرا نام کس طرح معلوم کیا ہوگا؟ آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ بس اس سے ملنا تھا۔ اچھا، خدا حافظ، ہم نے آپ کو زحمت دی۔ کوئی بات نہیں، اس نے کہا اور سڑک کی طرف چل پڑے۔ ابا جان، کیا تصویر والی فائل آپ جبار کے پاس ہی چھوڑ آئے تھے؟ نہیں، ساتھ لے آیا تھا، لیکن جب اس مکان میں مجھے ہوش آیا تو فائل وہاں کہیں نہیں تھی۔ اوہ، وہ مکان، اسے تو میں بھول ہی گیا۔ ہم اس کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں، انہوں نے چونک کر کہا۔ بہت خوب، وہاں بھی ہو آتے ہیں، شاید کوئی سراغ مل جائے، اکرم نے خوش ہو کر کہا۔ مکان کا دروازہ جو کا توں پڑا تھا، ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، اس لیے مکان کا جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ مکان صرف ایک کمرے کا تھا، وہ بھی کچی دیواروں کا۔ اگر دروازہ نہ بھی توڑتا تو انسپیکٹر جمشید دیوار گرا کر باہر نکل سکتے تھے، اور اس کا مطلب تھا کہ حملہ آور کا مطلب انہیں قید میں رکھنے کا نہیں تھا، وہ تو تھوڑی سی دیر کے لیے انہیں یہاں روکنا چاہتے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ایک طرف مٹی کا ایک گھڑا رکھا تھا، لیکن اس میں پانی نہیں تھا۔ گڑھے کے پاس زمین پر ایک پیالہ بھی موجود تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ جس جگہ انسپیکٹر جمشید نے خود کو بے ہوش پایا گیا تھا، چند جوتوں کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے کم ایک آدمی کے جوتے کے تلے میخنوں والے تھے، میخنوں کے نشان بھی صاف تھے، البتہ دائیں پیر کے جوتے کے درمیان میں ایک میخ کم تھی، شاید وہ ٹوٹ گئی تھی۔ وہ ان نشانات پر جھک گئے۔ انسپیکٹر جمشید نے میخنیوں کے نشان پر خاص توجہ دی تھی اور انہیں باقاعدہ گنا تھا۔ دائیں جوتے میں ایک میخ کم ہی نکلی۔ انہوں نے سیدھا ہوتے ہوئے کہا، ہمیں اس آدمی کو ڈھونڈنا ہے جس نے دائیں جوتے کی ایک میخ کم ہے، لیکن ابا جان، اسے ہم کس طرح ڈھونڈ سکتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے جوتے اٹھا کے دیکھیں گے؟
फारूक ने हैरान होकर कहा, नहीं, उसके लिए हमें और ही तरीका इख्तियार करना होगा। उस वारदात के लिए ये बात साफ जाहिर है कि कुछ गुंडों से काम लिया गया है। हम एक होटल में चलेंगे, वो होटल गुंडों का ठिकाना है। अगर हमें वहाँ कोई ऐसा जूते का निशान मिल गया जिससे एक मीख कम हुई तो शायद हम कामयाब हो जाएं, वरना इस मर्तबा बहुत ही चालाक मुजरिम से वास्ता पड़ा है और अभी तक मैं ये इस बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सका। खैर, तुम फिक्र न करो, अब हम घर चलकर कुछ देर आराम करेंगे और रात को 9 बजे होटल बगदाद चलेंगे। होटल बगदाद? फरजाना ने सवालिया लहजे में कहा। हाँ, उसका यही नाम है, इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा और कुछ सोचकर अजीब से अंदाज में मुस्कुराने लगे। होटल बगदाद जाने से पहले घर जाना जरूरी था, क्योंकि होटल बगदाद जाने के लिए खास इंतजामात की जरूरत थी। घर के दरवाजे पे पहुंचकर उन्होंने घंटी का बटन दबाया। दरवाजा बेगम जमशेद ने खोला, साथ ही अंदर से कई आदमियों की बातें करने की आवाजें सुनाई दी। ओहो, मालूम होता है अंदर मेहमान आ चुके हैं, इंस्पेक्टर जमशेद ने मुस्कुरा कर कहा। आवाजें तो प्रोफेसर अंकल और अंकल रहमान की लग रही हैं, महमूद ने खुश होकर कहा। हाँ, वो लोग आपसे बहुत नाराज हैं, बेगम जमशेद बोली। क्या मतलब? भला वो मुझसे क्यों नाराज हैं? इंस्पेक्टर जमशेद ने हैरान होकर कहा। अंदर चलकर खुद ही मालूम कर लें, बेगम जमशेद बोली। वो अंदर दाखिल हुए तो थोड़ी देर के लिए सब खामोश हो गए। अंदर नासिफ खान रहमान और प्रोफेसर दाऊद मौजूद थे, बल्कि उनके साथ शाइस्ता, हामिद, सरवर, नाज और बेगम रहमान भी थीं। हम तुमसे सख्त नाराज हैं, प्रोफेसर दाऊद ने बुलंद आवाज में गोया ऐलान किया। मैं ये खबर सुन चुका हूँ, इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। अंकल, क्या हम तीनों से भी आप नाराज हैं? फरजाना ने पूछा। नहीं, तुम तीनों से नाराज होने की कोई वजह हमारे पास मौजूद नहीं, खान रहमान बोले। तो फिर मुझ गरीब से नाराज होने की क्या वजह है आपके पास? जब महकमे वालों ने तुम्हें जवाब दे दिया तो फिर तुम क्यों मारे मारे फिर रहे हो? नालत भेजो महकमे पर और महकमे के कामों पर। तुम्हारे लिए कामों की क्या कमी है? मेरी सारी ज़मीनें तुम्हारी हैं, उनमें से हमें बस इतना देते रहना कि घर का गुजारा चल जाए। सारी उम्र भी इससे ज़्यादा मांग जाए तो कहना, खान रहमान कहते चले गए। और क्या, जब से मैंने ये खबर सुनी है किसी काम को हाथ नहीं लगाया, शाइस्ता को लिया सीधा यहाँ चलाया। एक तुम हो कि अब भी उसी काम के पीछे पड़े हो, प्रोफेसर दाऊद बोले। मैंने आईजी साहब और डीआईजी साहब को भी फ़ोन पर खूब खबर ली है, खान रहमान ने कहा। अरे, ये आपने क्या किया? इसमें उनका क्या कसूर? तो क्या तुम्हारा कसूर है? अब अगर मुजरिम ज़बरदस्ती तुमसे फाइल ले गए तो तुम क्या कर सकते हो? प्रोफेसर बोले। उनका जो फ़र्ज़ था उन्होंने किया, मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ। ये बात आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ये मुलाजमत तनख्वाह के लिए नहीं करता, ये तो मेरा शौक़ है, उन्होंने जवाब में कहा। फिर भी हम ये चाहते हैं कि जब तक महकमे के लोग तुमसे माफ़ी ना मांग लें तुम कोई काम ना करो। चंद दिन के अंदर पता ना चल गया तो मेरा नाम बदल देना, सर पकड़ के रोएंगे। खान रहमान बोले। अच्छी बात है, अगर आप लोग ये चाहते हैं मैं कुछ ना करूं, लेकिन मुसीबत ये है कि मुल्क और कौम के दुश्मन भी यही चाहते हैं कि मैं हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाऊं। अब क्या आप मुल्क और कौम के दुश्मनों की मर्जी पूरा करवाना चाहते हैं? इस तरह वो कामयाबी पर कामयाबी हासिल करते चले जाएंगे और मुल्क और कौम को नुकसान पर नुकसान पहुंचाता चला जाएगा। अगर ये बात है तो हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम महकमे का रुख नहीं करोगे, खान रहमान ने उनकी बात मानते हुए कहा। ठीक है, मैं खुद वहां नहीं जाऊंगा। इसका मतलब है वो लोग बुलाएंगे तो चले जाओगे? प्रोफेसर दाऊद ने आंखें निकाली। अगर आप लोग कहते हैं तो उनके बुलाने के बावजूद भी नहीं जाऊंगा, इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। बहुत खूब, ये हुई ना बात, खान रहमान ने खुश होकर कहा। वैसे इस मौके पर मैं ये जरूर पहुंचूंगा कि तुमने अपना खुसूसी इजाजतनामा क्यों इस्तेमाल नहीं किया। तुम आईजी को वो दिखाकर खामोश कर सकते थे। वो इजाजतनामा मुझे अफसरों के खिलाफ इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, उनकी इज्जत करना मेरा फर्ज है, उन्होंने कहा। मेरा इरादा है वजीर खारजा और सदर ममलिकत से सिलसिले में बात करूं, प्रोफेसर दाऊद बोले। उसकी क्या ज़रूरत है? आप लोग तो मुझे दोबारा महकमे में भेजना ही नहीं चाहते, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। हाँ, ये ठीक है, लेकिन मैं महकमे लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इंस्पेक्टर जमशेद तन्हा नहीं, उसके साथ उसके दोस्त मौजूद हैं जो उसे किसी हाल में नहीं छोड़ सकते। अब उन लोगों से इस किस्म की बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं, उन्होंने कहा। खैर, जैसे तुम्हारी मर्जी, खान रहमान ने कहा, फिर हंसकर बोले। और अब ये बताओ कि मुलाजमत छूट जाने की खुशी में क्या खिला रहे हो? जो तुम कहो तैयार करा दिया जाएगा, उन्होंने कहा। तली हुई मछली के मुतालिक क्या ख्याल है? इस बेचारी के मुतालिक क्या ख्याल हो सकता है अंकल? वो तो तली जा चुकी होगी, फारूक बोल पड़ा, जिस पर सब ने एक कहकहा लगाया। प्रोग्राम निहायत शानदार रहेगा, हम उनकी मुलाजमत छूट जाने का जश्न मनाएंगे। हो तो 2-4 अखबारी रिपोर्टरों को भी दावत दे डाली जाए, प्रोफेसर हंसे। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, सवाल यह है कि मछली बाजार से लाई जाए या शिकार की जाए, इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। जमशेद और शिकार की बात करे, ये एक ही हुई।
खान रहमान के लहजे में हैरत थी। और दो उस वक्त होगी जब मैं भी शिकार की बात कर बैठूं। प्रोफेसर दाऊद बोले, मजा तो शिकार की मछली का ही आएगा। खान रहमान बोले, तो फिर ये प्रोग्राम कल पर छोड़ दो। इंस्पेक्टर जमशेद बोले, क्या तुमने ये मिसाल नहीं सुनी कि आज का काम कल पर ना छोड़ो? खान रहमान बोले, अभी ये बात कहाँ साबित हुई है कि ये आज का काम है? महमूद ने कहा, हाँ ये भी ठीक है। तो ठीक है, हम कल मछली के शिकार पर चलेंगे और इसके बाद इस घर में तली हुई मछली के शिकार का लुत्फ उठाएंगे। खान रहमान बोला, लेकिन अंकल अगर कोई मछली काटने में फंसी ही ना तो? फारूक ने सवाल किया। तो दरिया किनारे बसने वाले माहीगिरों से खरीद कर ले आएंगे। खान रहमान फौरन बोले, फिर तो यही बेहतर रहेगा शिकार खेला ही ना जाए, सीधे दरिया पे जाए और मछली खरीद कर ले आए। फरजाना ने कहा, उस सूरत में दरिया पे जाने की क्या जरूरत है? शहर में भी तो मछलियों की दुकानें हैं। फारूक ने कहा, शहर में तो तली तलाई मछली भी मिल जाती है, घर लाने कर तलने की क्या जरूरत है? हामिद बोल उठा, तो फिर ये भी कहा जा सकता है घर में लाने की क्या जरूरत है, वहीं चल कर खा सकते हैं। फारूक मुस्कुराया, भाई रहमान, तुम्हारा जश्न का प्रोग्राम तो हर लम्हे सुकड़ता जा रहा है, कहीं ये बिल्कुल ही ना खत्म हो जाए। प्रोफेसर दाऊद ने हंसकर कहा, लगता तो ऐसा ही है, लिहाजा इस मौजू पर गुफ्तगू ख़त्म कर देनी चाहिए। बस ये तय रहा कि कल हम मछली के शिकार पर चलेंगे। सब सामान मैं घर से ले आऊँगा। खान रहमान ने फैसलाकुन लहजे में कहा, कल सुबह के बजाय ये प्रोग्राम कल शाम पे नहीं टाला जा सकता? इंस्पेक्टर जमशेद बोले, टालने को तो ये परसों और तरसों पे भी टाला जा सकता है। खान रहमान ने बुरा सा मुंह बनाया, नहीं, इतना लंबा टालने का प्रोग्राम नहीं, कल शाम ही ठीक रहेगा। उन्होंने कहा, चलो यूं ही सही। खान रहमान ने उनकी बात मान ली। तरसों के बाद क्या कहा जाता है, ये बात मैं आज तक नहीं समझ सका। महमूद ने नया नुक्ता उठाया। अतरसों के बाद उस दिन का नाम लिया जा सकता है। ऐसा बेकार की बातों में अपने जहन को परेशान न करो। फरजाना बोली, तो उसे ये भी बता दो कि इस किस्म की बातों में अपने जहन को परेशान करे। फारूक बोल पड़ा, मुझे जहन को परेशान करने की ज़रूरत ही क्या? इस काम के लिए तुम ही क्या कम हो? महमूद हंसा, वैसे यार वो लोग थे कौन जो तुमसे सुर्ख फाइल ले उड़े? क्या वो ज़रूरत से ज़्यादा ही होशियार और तेज़ थे? क्योंकि तुमसे कोई चीज़ हासिल करना इतना आसान तो नहीं। खान रहमान ने मौजू बदलते हुए कहा, उसके लिए बाकायदा मंसूबा बनाया गया था। उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, फिर भी ये बात अजीब सी लगती है। खान रहमान बोले, आप सिर्फ अजीब की बात कर रहे हैं, हमें तो गरीब भी लगती है, लेकिन चूंकि हमारे साथ बीत चुकी है इसलिए क्या कह सकते हैं। महमूद ने कहा, तो बहुत कुछ रहे हो, जबान बंद कब है तुम्हारी? फारूक ने मुंह बनाया, जमशेद, क्या तुम उन लोगों के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकते? वो कौन थे? उनमें से सिर्फ एक को देखा था, लेकिन वो मेकअप में था। उन्होंने जवाब दिया। तब फिर फारूक और फरजाना ने जिन दो को देखा था वो भी मेकअप में ही आए होंगे। हाँ, उसमें कोई शक नहीं। इंस्पेक्टर जमशेद बोले, मेरा ख्याल है तुम उनका ख्याल तो दिल से नहीं निकाल सकोगे। नहीं, मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक उन्हें कानून के हवाले ना कर दूं। वो मेरे ही नहीं, इस मुल्क और कौम के भी दुश्मन हैं। अगर मामला सिर्फ यहाँ मेरी ज़ात का होता तो मैं आराम से बैठ जाता, लेकिन अब तुम क्या करोगे? कानून तो तुम्हारा साथ नहीं देगा। प्रोफेसर दाऊद ने परेशान होकर कहा, कानून एक वतन परस्त शहरी का साथ क्यों नहीं देगा? फिर उन्हें तो सिर्फ इतना ही करना होगा कि मुजरिमों को आकर गिरफ्तार कर लें, बाकी काम तो मैं खुद ही कर लूँगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है मछली के शिकार के चक्कर में तुम दिन का खाना गोल कर जाने की फिक्र में हो। खान रहमान ने कहा, नहीं तो बेगम, क्या इन लोगों को कुछ खाने पिलाने का प्रोग्राम नहीं? इंस्पेक्टर जमशेद चौंके, क्यों नहीं? आप लोग मुझे क्या समझते हैं? मैं बेशक यहाँ होती हूँ, लेकिन मेरा ध्यान बावर्ची खाने में ही अटका होता है। बेगम जमशेद ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ तो क्या अम्मी जान, कि आज आप खाना सिर्फ जहन से पकाएंगी? नहीं, मैं हर 10 मिनट बाद टहलने के अंदाज में उठकर अंदर जाती रही हूँ। इस तरह किसी को मेरी गैर हाजिरी भी महसूस नहीं हुई और अंदर सबके लिए खाना भी तैयार हो गया। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, वाह भाई, मज़ा आ गया, भाभी हो तो ऐसी। खान रहमान के लहजे में खुशी से ज़्यादा हैरत थी। एक वो ही नहीं, सभी बेगम जमशेद की जहानत और महारत को देखकर हैरत ज़दा रह गए थे। होटल बगदाद के सदर दरवाजे में एक बूढ़ा दो लड़कों और एक लड़कियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। चारों के लिबास शहाना थे। बहरों ने लपक कर उनका सामान उठा लिया। बूढ़े काउंटर पर आया और बुलंद आवाज में बोला, हमें 2 डबल कमरे चाहिए, किराया 10,000 रुपये रोजाना होगा। क्लर्क ने कहा, बहुत खूब, बूढ़े ने कहा और जेब से 5,000 वाले नोटों की गड्डी निकाली। हॉल में बैठे हुए बदमाश चौंक कर इसको और उसकी गड्डी को देखने लगे। बूढ़े ने एक शान के साथ गड्डी से 4-5 नोट निकाले और काउंटर पर फेंक दिए। ये जमा कर लो, जब पूरे हो जाएं बता देना, हम चंद दिन यहाँ रहेंगे। खाना दोनों टाइम का हमारे कमरों में ही आएगा, अलबत्ता हम कॉफ़ी हॉल में जाकर पियेंगे। बहुत खूब, क्लर्क ने रजिस्टर खोलते हुए कहा, अपना नाम लिखवाइए। प्रोफेसर नूरानी, और ये मेरे बच्चे दाऊद, खावर और सोफिया हैं। बहुत खूब, आपके कमरे दूसरी मंजिल पर हैं, कमरा 120 और 121। क्लर्क ने चाबियां उनके हवाले करते हुए कहा,
420 और 21 भी होते तो क्या फर्क पड़ता है? बूढ़े ने लापरवाही से कहा। जी मैं समझा नहीं। क्लर्क ने चौंक कर पूछा। कोई खास बात नहीं, रहनुमाई के लिए बेरा साथ कर दें। वो बेरे के साथ जीना तय करने लगे। हॉल में बैठे हुए 20 गुंडे हमें घूर रहे हैं। सूफिया ने घबरा कर कहा। तो घूरने दो, हमारा क्या जाता है? खावर बोला। मुझे डर है कहीं ये लोग हमारी नकदी ना हथिया लें। दाऊद बोला। परवाह नहीं, हम और नकदी बैंक से निकलवा लेंगे। आखिर लाखों रुपए किस दिन के लिए काम आएंगे? बूढ़े ने कहा। बेरा उन्हें चौंक कर देखने लगा। लाखों रुपए के नाम पर उसके कान खड़े हो गए थे। हमारे पास आजकल दौलत खर्च करने के सिवा काम ही क्या है? खावर ने कहा। अच्छा ठीक है, इसीलिए शहर में काफी पैसे बैंक के जरिए लेकर आए हैं कि चंद दिन तक दोनों हाथों से दौलत लुटाएं। उसी वक्त वो दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। बेरे ने उन्हें एक कमरा नंबर 120 और 21 के सामने पहुंचा दिया। बूढ़े ने 120 नंबर कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गए। बेरे ने सामान अंदर रखा और बाहर निकल गया। उसके जाते ही खावा ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और मुड़ते हुए बोला। मेरा ख्याल है अब्बा जान, अब गुंडे के यहाँ आने में देर नहीं लगेगी। हाँ फारूक, तुम्हारा ख्याल ठीक है, बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा। इस मर्तबा वो अपनी असली आवाज में बोले थे। ये इंस्पेक्टर जमशेद की आवाज थी। उसके साथ ही अपनी जेब से पाउडर की किस्म की कोई चीज निकाली और फर्श पर छिड़कने लगे। ठीक 1 घंटे बाद कमरा नंबर 120 के दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और महमूद ने उठकर दरवाजा खोल दिया। वहां 3 लंबे तिरंगे आदमी खड़े थे। उसके साथ ही वो तीनों अंदर दाखिल हो गए। उनके चेहरों पर शैतानी मुस्कुराहटें रक्स कर रही थीं। भाई तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? इंस्पेक्टर जमशेद डरी डरी आवाज में बोले। हम इस शहर के सबसे मशहूर गुंडे हैं। तुम्हारी जेबों में नोटों की जितनी गड्डियां निकाल कर हमारे हवाले कर दो। सबसे आगे खड़े बदमाश ने कहा। तुम इनका क्या करोगे? उनसे ऐश करेंगे और क्या करते? वो हंसा। हम होटल के मालिक से आपकी शिकायत करेंगे। इंस्पेक्टर जमशेद की आवाज में कपकपी थी। हम उन्हें भी यहीं बुला लेते हैं। जाओ फीके उस्ताद को बुला लाओ। बहुत अच्छा टॉमी, एक ने कहा और कमरे से निकल गया। ये क्या, होटल का मालिक तुम्हारा उस्ताद है? फरजाना ने हकला कर कहा। हाँ, वो हमें यहाँ देखकर बहुत खुश होगा। टॉमी हंसकर बोला। इसने तुम्हें क्या पढ़ाया था भाई? फारूक ने बुखला कर पूछा। वो तमाम गुण जो दूसरों को ठगने के काम आते हैं। वो बोला। अरे बाप रे, हम समझे थे अलजबरा ज्योमेट्री पढ़ाई होगी। फरजाना बोली। बेहतर यही कि उस्ताद के आने से पहले ही नोटों की गड्डियां हमारे हवाले कर दो, वरना वो तो तुम्हारी चेक बुक भी हासिल कर लेगा और उन पर दस्तखत भी करा लेगा। टॉमी ने कहा। ये हम कहाँ, आप हंसे। इंस्पेक्टर जमशेद हकलाए। होटल बगदाद में। तुम्हें यहाँ आने का मशवरा किसने दिया था? स्टेशन पर एक शरीफ सूरत आदमी से किसी अच्छे होटल के बारे में पूछा था। उसने होटल बगदाद का नाम लिया है। बस तो जान लो वो हमारा एजेंट था। इस होटल में आने वाले अपनी जेबें खाली वापस कर कर जाते हैं। टॉमी बोला। क्या वो यहाँ से निकलकर पुलिस के पास नहीं जाते होंगे? पुलिस वाले हमसे बाकायदा अपना हिस्सा वसूल करते हैं, इसलिए वो दिखावे के तौर पर यहाँ तफ्तीश के लिए आते तो हैं, लेकिन अपना हिस्सा लेकर चुपचाप चले जाते हैं। ओ, इसका मतलब है हम फंस गए। इंस्पेक्टर जमशेद के मुंह से निकला। उसी वक्त एक बहुत लंबे कद का आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसने नाक सुकड़ कर कहा। क्या बात है टॉमी, जरा जरा सी बात पर मुझे क्यों बुला लेते हो? हमारे नए शिकार तुमसे हमारी शिकायत लगाना चाहते हैं। टॉमी ने कहा। ये क्या बकवास है? अब तक तुमने इनकी जेबें खाली कराई या नहीं? ये क्या मुश्किल है, अभी कर लेते हैं। ये कहकर वो आगे बढ़े। चारों खौफजदा अंदाज में पीछे हटते हटते दीवार से जा लगे। इस पर इन चारों ने जोरदार कहके लगाए। टॉमी बोला। अब और पीछे किस तरफ जाओगे? दीवारें तो हटने से रहीं। कहते हुए वो उनके करीब पहुंच गया। उसके दोनों साथी भी नजदीक आ गए। उस्ताद अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। उन्होंने इंस्पेक्टर जमशेद की जेबों से नोटों की 5 गड्डियां निकालकर उस्ताद के कदमों में फेंक दी। महमूद, फारूक और फरजाना की जेबों से कोई गड्डी बरामद न हुई। बस उस्ताद यही कुछ हैं। ठीक है, काफी लंबा हाथ मारा है, उस्ताद ने झुक कर गड्डियां उठाते हुए कहा। इससे कई गुना ज्यादा कमा सकते हो। अचानक इंस्पेक्टर जमशेद ने बुलंद आवाज में कहा। वो चौंके और उनकी नजरें उन पर जम गईं। क्या मतलब? उस्ताद के मुंह से निकला। मैं तुम्हें 10 लाख रुपए और दे सकता हूँ। वो कैसे? उस्ताद की आंखें फैल गईं। मेरे एक मुलाजिम ने धोखे से मेरी जमीनों पर कब्जा कर लिया है। अगर तुम उसे ठिकाने लगा दो तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। ऐसे काम से उस्ताद करता है, हम छोटे कामों के लिए हैं। टॉमी बोला। उस मुलाजिम का नाम और पता बताओ। उस्ताद ने जल्दी से कहा। हम चलकर उसका घर दिखा सकते हैं, उसका हुलिया भी बता देंगे। तुम जानो तुम्हारा काम। 10 लाख रुपए किस तरह अदा करोगे? उस्ताद ने पूछा। जिस तरह तुम पसंद करोगे। इंस्पेक्टर जमशेद बोले। तो ठीक है, तुम नकद रकम लेकर आ जाना। कल रात को ही तुम्हारे मुलाजिम का काम तमाम कर दिया जाएगा। अब चलकर उसका घर दिखाना होगा। उसने कहा। मुझे मंजूर है। इंस्पेक्टर जमशेद खुश होकर बोले। तो फिर कब चल रहे हो? आधे घंटे बाद। हम जरा लिबास तब्दील करेंगे। बहुत अच्छा, तुम लोग लिबास तब्दील कर लो, हम आधे घंटे बाद आएंगे। ठीक है, उन्होंने मुतमईन लहजे में कहा और वो लोग बाहर निकल गए।
इंस्पेक्टर जमशेद ने एहतियात से चलते हुए दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और फिर फर्श पे बनने वाले जूतों के निशानात को गौर से देखने लगे। अचानक उनकी नजरें एक जगह जम कर रह गईं। महमूद, फारूक और फरजाना भी वहां आ गए। ये उसी जूते का निशान था जो उन्हें कच्चे मकान में मिला था। यहाँ उस्ताद खड़ा था। इंस्पेक्टर जमशेद ने सरगोशी की। जी हाँ, इसका मतलब है हमें जिस आदमी की तलाश थी वो हमें मिल गया है, फरजाना ने पुरजोश लहजे में कहा। हाँ, अब जल्दी जल्दी कपड़े बदल लो। उन्होंने कपड़े तब्दील किए ही थे कि दरवाजे पे फिर दस्तक हुई। उस्ताद उन्हीं 3 साथियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। क्या तुम तैयार हो? उसने पूछा। हाँ, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। तो फिर चलो, उसने कहा। हमारे साथ कौन जाएगा? हम चारों, उस्ताद ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है चारों का जाना मुनासिब नहीं, सिर्फ तुम चलो। कल जितने आदमी जी चाहे ले जाना, इंस्पेक्टर जमशेद ने तजवीज़ पेश की। ठीक है, आज तो तुम्हें सिर्फ हमें जगह ही दिखाना है। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो नीचे उतरे और हॉल में से होते हुए होटल से बाहर आ गए। उन्होंने गुजरती हुई एक टैक्सी को रोका और उस पर बैठ गए। क्वीन ब्रिज चलो, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। यहाँ कौन रहता है? उस्ताद ने पूछा। ये एक कमरे का मकान है, मेरा अपना है। यहाँ मैं तुम्हें उस शख्स की तस्वीर और दूसरी मालूमात मुहैया करूंगा, उसके बाद उसके ठिकाने पर ले चलूंगा। ठीक है, उसने कहा। 10 मिनट बाद ड्राइवर ने उन्हें क्वीन ब्रिज के होटल पर उतार दिया। यहाँ से वो पैदल एक सिमत में रवाना हुए और 5 मिनट तक चलते रहने के बाद एक मकान के सामने रुक गए। ये मकान इंस्पेक्टर जमशेद का था और उसे खास खास मौक़ों पर इस्तेमाल करते थे। उन्होंने उसका ताला खोला। उसी वक्त उस्ताद ने चौंक कर कहा, लेकिन तुम तो दूसरे शहर से आए थे। हाँ, तो फिर उससे क्या होता है? हम चारों इस छोटे से कमरे में किस तरह रह सकते थे? जब से हमारे मुलाजिम ने गद्दारी की, हमने इस शहर में आना छोड़ दिया है और अब एक मुद्दत के बाद आए हैं। इस दौरान न जाने शहर में क्या क्या तब्दीली आ गई होगी, इसलिए हमने स्टेशन पर उतरते ही उस आदमी से किसी अच्छे होटल का पता पूछा था। इंस्पेक्टर जमशेद ने बगैर रुके कहते चले गए और उसका शक दूर हो गया। ठीक है, उसने कहा। वो कमरे के अंदर दाखिल हो गए। अंदर एक मेज के गिर्द 4 कुर्सियां मौजूद थीं। इंस्पेक्टर जमशेद कुर्सी पर ढेर हो गए। उस्ताद ने दूसरी कुर्सी संभाल ली। फारूक और फरजाना भी कुर्सियों पर बैठ गए। महमूद के लिए कोई कुर्सी न बची, इसलिए वो खड़ा रह गया। तुम भी कुर्सी के हत्थे पर टिक जाओ, इंस्पेक्टर जमशेद ने उसे कहा। कोई बात नहीं अब्बाजान, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, उसने कहा। मेरा ख्याल है हमें दरवाजा अंदर से बंद कर लेना चाहिए ताकि किसी के दखल देने का खतरा ना रहे। इंस्पेक्टर जमशेद बोले। इसकी क्या जरूरत है? मेरे होते हुए कौन दखल देगा? उस्ताद ने मुंह बनाया। फिर भी एहतियात अच्छी चीज है, वो बोले। अच्छी बात है, कर लो बंद दरवाजा। महमूद ने फौरन दरवाजे की चटखनी लगा दी। सबसे पहले मैं तुम्हारा असली नाम जानना चाहूंगा, क्योंकि जाहिर है उस्ताद तुम्हारा असली नाम नहीं हो सकता। तुम्हें इससे क्या गर्ज? तुम्हें तो अपने काम से सरोकार होना चाहिए। अपने मुलाजिम की तस्वीर दिखाओ और उसके बारे में जो कुछ बताना चाहते हो बता दो। सुबह तुम बैंक से नकद रकम निकलवा कर मेरे हवाला कर दोगे। रात को मैं उसका काम तमाम कर दूंगा और वो कागजात भी ला दूंगा जो इसने धोखे से तैयार करा लिए हैं और जिनकी रूह से अब वो इन जमीनों का मालिक बन बैठा है। यही तुम चाहते हो ना? हाँ, यही चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें अपना नाम तो बताना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर जमशेद बोले। आखिर तुम नाम जानकर कर क्या लोगे? उसने झिल्लाकर कहा। अगर तुम नाम बताने पर तैयार नहीं तो फिर ये सौदा नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर जमशेद बोले। खैर, अगर तुम बजीद हो तो सुन लो। मेरा नाम सराफ खान है। क्या ये तुम्हारा असली नाम है? उन्होंने अजीब से लहजे में कहा। हाँ, आखिर तुम इस कदर कुरेद क्यों रहे हो? उसके लहजे में हैरत उतर आई थी। इसका मतलब है होटल के तमाम गुंडे तुम्हारे इस नाम से वाकिफ नहीं? वो बोले। क्या मतलब? उस्ताद सराफ खान बड़ी जोर से चौंका। सराफ खान से वो वाकिफ होते तो होटल में एक गुंडा भी नजर ना आता। सराफ खान वो आदमी है जिससे शरीफ तो क्या अच्छे अच्छे बदमाश थर थराते हैं। 10 साल पहले उसने शहर में हलचल मचा दी थी। उसने अपने साथियों तक को नहीं बख्शा था। लूट का तमाम माल हासिल करने के लिए वो अपने साथियों तक को मौत की घाट उतार देता था और उस वक्त जराम पेशा लोग उससे छुपते फिरते थे। पुलिस की तलाश में नाकाम हो गई थी। तमाम बदमाशों ने मिलकर फैसले किया था आइंदा कभी सराफ खान के साथ कोई काम नहीं करेंगे। फिर सराफ खान गायब हो गया और उसका नाम सुनने में ना आया। सब ने यही ख्याल किया कि कहीं मारा गया होगा। तुम्हें देखने के बाद मुझे पहला ख्याल ये आया था कि हो ना हो तुम ही सराफ खान हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ ले आया। होटल में तुम दूसरों के सामने कभी ये ना बताते कि तुम सराफ खान हो, वरना वो सब तुम्हारा साथ छोड़ जाते और पुलिस एक बार फिर तुम्हारे पीछे लग जाती। शायद तुमने बगदाद होटल में इसके साबका मालिक से खरीद लिया होगा। इंस्पेक्टर जमशेद कहते जा रहे थे और सराफ खान की आंखें हैरत से फटी जा रही थीं। उसके साथ साथ महमूद, फारूक, फरजाना भी हैरान थे। उनके खामोश होते ही सराफ खान खौफजदा लहजे में बोला। तो तुम कौन हो? मैं वो हूँ जिसके घर से रात में तुमने सुर्ख फाइल उड़ाई है, इंस्पेक्टर जमशेद ठहरी हुई आवाज में कहा। क्या? सराफ खान उछल पड़ा। उसकी आंखें हैरत और खौफ की ज्यादती से बाहर को उबल पड़ी। तुम इंस्पेक्टर जमशेद हो? हाँ दोस्त, तुमने बहुत देर में पहचाना।
खैर पहचान तो लिया, इसीलिए मैंने दरवाज़ा बंद करवा दिया था कि कोई हमारी बातें ना सुन सके। अब अगर तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुमने सुर्ख फाइल किससे कहने पर उड़ाई थी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा और ये बात भूल जाऊंगा कि तुम दरअसल सराफ खान हो, 20 आदमियों के कातिल। और अगर तुमने ना बताया तो कानून का सामना करना होगा, और ये बात तो उस वक्त भी तुम्हें बतानी ही होगी, क्योंकि सुर्ख फाइल कोई मामूली फाइल नहीं थी। सराफ खान, तुम नहीं जानते तुमने क्या चीज़ दुश्मनों के हवाले की है। अगर मालूम होता और तुम में ज़रा सी भी वतन की मोहब्बत होती तो हरगिज़ फाइल उनके हवाले ना करते। ये कह के इंस्पेक्टर जमशेद खामोश हो गए। सराफ खान बुत बना बैठा रहा, फिर वो उछलकर खड़ा हो गया। उसने दरवाजे की तरफ छलांग लगाई। दूसरे ही लम्हे वो चटखनी गिरा चुका था। दूसरी तरफ इन चारों में से किसी एक ने भी अपनी जगह से हरकत ना की थी। इंस्पेक्टर जमशेद तो खैर इस कमरे के मकान से वाकिफ़ ही थे। फारूक, महमूद और फरजाना भी इस बारे में सब कुछ जानते थे, वरना उस वक्त तक वो सराफ खान का रास्ता रोकने के लिए उठ खड़े हो चुके होते। सराफ खान ने चटखनी गिराकर दरवाजे का हैंडल पकड़ा और अपनी तरफ खींचा, लेकिन वो टस से मस भी ना हुआ। उसने 2-3 ज़बरदस्त झटके दिए, फिर झल्लाकर उनकी तरफ पलटा। मुझे अफसोस है सराफ खान, ये दरवाज़ा अब उसी वक्त खुलेगा जब हम चाहेंगे। दरअसल ये सिर्फ हमारे इशारों पर चलता है। मैं भी उंगली का इशारा करूँगा, ये फट से खुल जाएगा। अगर तुम चाहते हो ये खुल जाए तो तुम उस आदमी का नाम बता दो जिसने फाइल उड़ाने का काम तुम्हें सौंपा था। ये कहकर इंस्पेक्टर जमशेद खामोश हो गए। मैं उसका नाम नहीं जानता, ये दरवाज़ा खोल दो वरना मैं इसे तोड़ दूंगा, सराफ खान ने गुर्रा कर कहा। अगर तुम इसे तोड़ कर दिखा दो तो मैं उस आदमी का नाम हरगिज़ नहीं पूछूंगा और तुम्हें इनाम भी दूंगा। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। ये सुनकर सराफ खान पीछे हटकर दरवाजे पर कंधे रसीद किया। उस पर दीवानगी सी तारी हुई थी। वो ऊपर तले टक्करें मारता रहा, लेकिन दरवाज़ा था कि अपनी जगह से हिला तक नहीं। सराफ खान समझ गया कि इस दरवाजे को तोड़ना उसकी बस की बात नहीं। वो थके थके अंदाज में मुड़ा और उनकी तरफ आते हुए बोला, मैं उसका नाम नहीं जानता, हुलिया ज़रूर बता सकता हूँ। चलो हुलिया बता दो। इंस्पेक्टर जमशेद खुश होकर बोले। इससे पहले ये बताओ कि उस फाइल में क्या था। तुम्हारी उम्मीदों से बढ़कर कीमती चीज़ थी उसमें, और मुझे यकीन है तुमने इसे कौड़ियों के मोल दुश्मन के हवाले कर दिया होगा। इंस्पेक्टर जमशेद बोले, तो क्या इसमें हीरे जवाहरात का कोई नक्शा था? सराफ खान ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा। हीरे जवाहरात क्या चीज़ हैं, उनसे भी ज़्यादा कीमती चीज़ थी। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। आखिर ऐसी क्या चीज़ थी? सराफ खान के लहजे में हैरत थी। हाँ, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। वैसे तुमने फाइल हासिल करके देने का कितना मुआवजा वसूल किया था? 25 लाख। तुमने 25 लाख रुपए लेकर 20 आदमियों की ज़िंदगी दांव पे लगा दी, जालिम। इंस्पेक्टर जमशेद ने सख्त लहजे में कहा। क्या मतलब? वो चौंका। उस फाइल में हमारे उन जासूसों के नाम और दूसरी मालूमात दर्ज हैं जो दुश्मन मुल्क में हमारी जासूसी कर रहे हैं। क्या? ये क्या? सराफ खान के मुंह से नहीं, फारूक, महमूद, फरजाना के मुंह से निकला था। साथ ही उनके चेहरे का रंग उड़ता नजर आया। हाँ, फाइल दुश्मनों के हाथ में जाने का मतलब यह है कि उन सब की जानें खतरे में पड़ गईं। लेकिन यहाँ बात ही ख़त्म नहीं हो जाती। पहले उन्हें पकड़ा जाएगा और फिर उनसे हमारे मुल्क के बारे में मालूमात हासिल की जाएंगी। उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएंगे और हो सकता है उनमें से कुछ ये जुल्म बर्दाश्त ना कर सकें और उनके सवालात का जवाब देने पर मजबूर हो जाएं। तुम सोच सकते हो इस तरह किस कदर अजीम नुकसान मुल्क को पहुँचेगा। वो कहते चले गए। ओह, उनके मुँह से निकला। सराफ खान तो पत्थर का बुत बना बैठा था। आखिर उसने कहा, काश मुझे उस फाइल की अहमियत मालूम होती। तो तुम क्या करते? फरजाना ने तेजी से पूछा। मैं उसके करोड़ों रुपए वसूल करता। इंस्पेक्टर, तुमने ठीक ही कहा, मैंने फाइल कौड़ियों के मोल दे दी। उसके लहजे में अफसोस था। तुम कितने बेरहम हो, तुम्हारा ज़मीर बिल्कुल मुर्दा हो चुका है। तुम सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सोचते हो, तुमने कभी दूसरों के लिए नहीं सोचा। फाइल के मुतालिक जानकर भी तुम्हें यह अफसोस नहीं हुआ कि वो तुमने दुश्मन मुल्क के जासूसों के हवाले कर दी। अफसोस हुआ तो सिर्फ इस कदर के वो बहुत सस्ती फ़रोख्त कर दी। अब मैं तुम्हें कानून के हवाले ज़रूर करूँगा। हाँ, उसका हुलिया बताओ जिसने तुम्हें ये काम पर लगाया था। अब मैं कुछ नहीं बताऊँगा, मुझे मालूम करना आता है। इस कमरे का दरवाज़ा तुम लाख सर पटको नहीं खुल सकेगा जब तक हम ना चाहें, लिहाजा तुम भाग कर तो नहीं जा सकोगे। फिर क्या इरादा है? मैं निकल जाऊंगा। ये कहते हुए इंस्पेक्टर जमशेद की तरफ झपटा। ठहरो, पहले चंद बातों का जवाब दे लो, कहीं बाद में तुम बात करने के काबिल ही ना रह जाओ। रात जख्मी पेशाने वाले तुम खुद थे, ये तो मैं अंदाज़ा लगा चुका हूँ। तुम्हारे साथ बाकी और कौन आदमी थे? मेरे होटल के 2 बदमाश। अब भी उसका हुलिया बता दो तो लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं आएगी। इंस्पेक्टर जमशेद बोले, शायद तुम मुझसे डर गए हो। ये कहते हुए खौफनाक अंदाज में मुस्कुराया और तीर की तरह पर छलांग लगाई, लेकिन उसका दाएं हाथ का मुक्का पहले ही इसके इस्तेमाल के लिए तैयार था। मुक्का उसके पेशानी पर लगा और दूसरी तरफ उलट गया। महमूद, फरजाना और फारूक हाथ तोलते ही रह गए। मुक्का कुछ इस जोर से लगा, कई सेकंड तक सराफ खान उठ न सका। आखिर उठा और झूमता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। मैंने इतना शानदार मुक्का आज तक नहीं खाया।
اس لیے جو کچھ تم پوچھوگے ضرور بتاؤں گا، لیکن موقع ملنے پر اس مکے کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اس نے کہا، تم بدلہ لے لو، پوچھ میں بعد میں لوں گا۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ تم سمجھتے ہو میں بہت کمزور ہوں؟ یہ مکہ میں دھوکے میں کھا گیا۔ اس نے جھلا کر کہا، چلو اب دھوکہ نہ کھانا، شاید آج تمہاری موت ہی آ گئی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ انسپکٹر جمشید اس سے پہلے ہی اٹھ چکے تھے اور چکر کاٹ کے اس کے سامنے آ گئے۔ دونوں چند لمحے تک کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ اچانک صراف خان ہوا میں اچھلا اور انہیں یوں لگا جیسے وہ اڑتا ہوا ان کی طرف آیا ہو۔ دوسرے ہی لمحے انہیں اپنے ساتھ لیتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ انسپکٹر جمشید کوشش کے باوجود اس کے لپیٹ میں آنے سے نہ بچ سکے، اور صرف یہی نہیں ہوا، اس کے دونوں ہاتھ بھی اس کی گردن پہ جم گئے۔ وہ دباؤ ڈالنے لگا۔ محمود، فاروق اور فرزانہ بوکھلا گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ صراف خان اس طرح یکایک ان پر چھا جائے گا۔ محمود اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کی مدد کے ارادے سے آگے بڑھا۔ نہیں محمود، ابا جان اسے پسند نہیں کریں گے۔ اگر صراف خان نے حملہ دھوکے سے کیا ہوتا تو ہم ضرور کچھ کر سکتے تھے، فرزانہ نے جلدی سے کہا۔ محمود نے مڑ کر فاروق کی طرف دیکھا جیسے اس کی رائے جاننا چاہتا ہو۔ فرزانہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ بہت اچھا، محمود نے کہا اور واپس اپنی جگہ آ کے بیٹھ گیا۔ دوسری طرف صراف خان برابر انسپکٹر جمشید کی گردن پر دباؤ ڈال رہا۔ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور اچانک ہی صراف خان کی فٹ بال کی طرح ہوا میں اچھلا۔ محمود، فاروق اور فرزانہ حیرت زدہ رہ گئے۔ ہوا یہ کہ انسپکٹر جمشید نے دونوں ٹانگیں صراف خان کے سر تک لا کے اس کے دونوں طرف جما دی اور پھر انہوں نے زور سے اسے اچھال کر پھینکا۔ صراف خان دیوار سے ٹکرایا اور اس کے منہ سے ایک دلسوز آواز نکلی۔ انسپکٹر جمشید پھرتی سے اٹھے اور اس کے سر پر پہنچ گئے، لیکن اس میں تو اب دمخم ہی نہیں رہ گیا تھا۔ انہوں نے اسے سر کے بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور کرسی پر ڈال دیا۔ اب تم مجھے اس آدمی کو حلیہ بتاؤ گے، اور اگر زبان کھولنے میں دیر لگائی تو اس مرتبہ اتنا اونچا اچھالوں گا تمہارا چھت سر سے ٹکرائے گا اور بھیجا پاش پاش ہو جائے گا۔ نہیں، صراف خان خوفزدہ انداز میں چلایا۔ تو پھر بتاؤ، انسپکٹر جمشید غرائے۔ بتاتا ہوں، اس نے ہانپتے ہوئے کہا اور چند لمحوں تک سانس درست کرتا رہا۔ آخر بولا، اس کی آنکھوں پر سنہری فریم کا چشمہ تھا، نیلا سوٹ پہنے ہوئے تھا، باریک مونچھیں تھیں اور تھوڑی میں گڑھا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ انسپکٹر جمشید، فاروق، محمود اور فرزانہ کا برا حال تھا۔ وہ اسے اس طرح گھور رہے تھے جیسے وہ کوئی پاگل ہو۔ وہ اس آدمی کو حلیہ بتا رہا تھا جو آئی جی صاحب کے چپراسی کو زرد لفافہ دے کے گیا تھا۔ پھر ملازمت کے سلسلے میں جبار باقر کے گھر گیا تھا تو سرخ فائل میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ اس وقت سرخ فائل میں کاغذات کے بجائے انسپکٹر جمشید کی تصویر تھی جس کے سینے میں خنجر گڑا ہوا تھا۔ پھر وہ نوجوان ان کے گھر بھی آیا اور اپنی کہانی انہیں سنائی تھی کہ کس طرح وہ بیکاری کے دن کاٹ رہا ہے اور ملازمت کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے۔ کسی آدمی نے اس کے ذریعے خط آئی جی صاحب کے چپراسی تک بھجوایا اور پھر فائل انسپکٹر جمشید کو دے کر آنے کے لیے کہا، لیکن وہ فائل کہیں بھول آیا اور یہی بتانے کے لیے وہ ان کے پاس آیا تھا۔ پھر اس نے اپنا پتہ بھی بتایا اور پھر اس کے گھر سے نکلا تو ایک فائر ہوا اور انہوں نے اسے تڑپتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر دھوئیں کا ایک بم پھٹا تھا اور ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ دھواں چھٹنے کے بعد اس کی لاش نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچے، لیکن وہاں کوئی اور ہی شخص موجود تھا اور اس نے اپنا نام نزاکت رفیق بتایا تھا۔ یہ بھی بتایا تھا کہ وہ اس گھر کا مالک ہے، کسی سنہری فریم کے چشمے والے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور اس جگہ آ کر تفتیش کی گاڑی رک گئی تھی۔ صراف خان نے یہ حیرت انگیز بات بتائی تھی کہ اس سے یہ سارا کام لیا ہی اس نوجوان نے تھا، لیکن وہ نوجوان تو ختم کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے سڑک پر اپنی آنکھوں سے خون دیکھا تھا، تب پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی اس کے ذریعے کام لے رہا تھا تاکہ پھنسے تو وہ شک کیا جائے تو اس پر اور اصل مجرم بالکل محفوظ بیٹھا رہے۔ اور اس وقت انہوں نے محسوس کیا کہ اس مرتبہ ایک انتہائی ذہین مجرم سے واسطہ پڑا ہے جس کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں۔ صراف خان کو مکان میں بند کر کے وہ وہاں سے نکل آئے۔ اب آپ کیا کریں گے ابا جان؟ فرزانہ نے پریشان ہو کر کہا۔ اس کیس میں ہمیں بہت بیوقوف بنایا گیا ہے، انسپکٹر جمشید بولے۔ کیا مطلب؟ میں نے تو ایک بار بھی یہ محسوس نہیں کیا کہ بیوقوف بن رہا ہوں۔ فاروق کے لہجے میں حیرت تھی۔ اگر محسوس کر لیتے تو پھر تم بیوقوف ہرگز نہ کہلاتے۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ لیکن ابا جان، بیوقوف تو میں اب بھی نہیں کہلاتا، میں تو فاروق کہلاتا ہوں، اور فاروق کے معنی ہرگز ہرگز بیوقوف کے نہیں۔ فاروق نے ہکلا کر کہا۔ اگر تم بیوقوف نہیں ہو تو بتاؤ مجرم کون ہے؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ بھلا یہ میں کس طرح بتا سکتا ہوں؟ کیا آپ اندازہ لگا چکے ہیں؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، میں اندازہ لگا چکا ہوں، اور اب ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اکرم، تم ایک کام کرنا اور بہت ہوشیاری سے کرنا۔ اس کا لہجہ پرجوش تھا۔ جی فرمائیے۔ وہ اسے ایک طرف لے گئے اور اسے کان میں کچھ کہنے لگے۔ فوراً ہی اکرم سڑک پر ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک سمت میں چلا گیا۔ انسپکٹر جمشید ان کے قریب چلے آئے۔ انہوں نے ایک ٹیکسی روک لی اور اس میں بیٹھنے کے بعد انہوں نے کہا، فی الحال سیدھے چلتے رہو۔ جی بہتر۔ ابا جان، آپ نے بتایا نہیں مجرم کون ہے؟ محمود نے بے چین ہو کر کہا۔ ذہن پر زور دو، ہر بات مجھ سے نہ پوچھا کرو، انہوں نے منہ بنا کر کہا۔ لیکن ابا جان، اب اس کو گرفتار کر کے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ فائل تو اپنے ملک بھیج چکا ہوگا۔
हाँ वो फाइल भेज चुका होगा, तो फिर क्या उसे आज़ाद छोड़ दें? इंस्पेक्टर जमशेद ने चिल्ला कर कहा। तो नहीं, गिरफ्तार तो उसे करना ही होगा। ये और बात है कि हमारी कामयाबी बहुत दर्दनाक होगी। फरजाना के लहजे में हद दर्ज अफसोस था। दर्दनाक कामयाबी, इस कामयाबी का नाम मैंने जिंदगी में पहली दफ़ा सुना है। उसने हैरत ज़दा लहजे में कहा। अभी न जाने कितनी बातें तुम जिंदगी में पहली बार सुनोगे, फरजाना ने जल कर कहा। मेरा ख्याल है फरजाना ने ठीक ही कहा है, ये कामयाबी वाकई दर्दनाक होगी, महमूद बोला। इंस्पेक्टर जमशेद टैक्सी ड्राइवर को रास्ता बताते जा रहे थे। अचानक टैक्सी रुक गई। उन्होंने देखा वो अपने घर के सामने रुके थे। बजान, आपने तो कहा था मुजरिम की तरफ जा रहे हैं, महमूद ने हैरान होकर कहा। शायद मुजरिम हमारे घर में ही हो, वरना अब्बाजान यहाँ क्यों आते? फारूक बोला। वो हमारे घर में कैसे हो सकता है? फरजाना बोली। तुम तो इस तरह कह रहे हो जैसे हमारे घर में कभी कोई मुजरिम आया ही नहीं। फारूक ने मुंह बनाया। मुझे यहाँ से एक चीज लेनी है, तुम टैक्सी में ही बैठे रहो, इंस्पेक्टर जमशेद ने मुस्कुराते हुए कहा। धत तेरे की, आज तो अब्बाजान भी हमसे मजाक कर रहे हैं। महमूद ने रान पर हाथ मारा। चलो अच्छा है, 3 से 4 भले, अब हम चारों मिलकर मजाक किया करेंगे। फारूक हंसा। तो बेचारी अम्मी जान क्यों अलग रहे, उन्हें भी शामिल कर लें? फरजाना के लहजे में मासूमियत थी जिस पर वो मुस्कुराए बगैर ना रह सके। इतने में इंस्पेक्टर जमशेद बाहर आते नजर आए। टैक्सी में बैठते हुए उन्होंने फिर टैक्सी ड्राइवर को रास्ता बताया कि किस तरफ चलना है। आप इन्हें एक बार ही क्यों नहीं बता देते कि कहाँ जाना है? इसलिए कि तुम जहन पर जोर नहीं दे रहे, इस तरह तुम्हें फौरन मालूम हो जाएगा हमें कहाँ जाना है, उन्होंने कहा। ये बात तो तय है कि अब हम मुजरिम की तरफ जा रहे हैं, महमूद ने पूछा। बिल्कुल। तब हम तीनों सोच के समंदर में डूब जाते हैं और जब उभरेंगे तो मुजरिम का नाम समंदर की तह में से निकाल चुके होंगे, फरजाना ने पुरजोश लहजे में कहा। आज तक तो समंदर की तह से मोती वगैरह निकाले जाते थे, अब मुजरिमों के नाम निकला करेंगे, फारूक ने बुरा सा मुंह बनाया। मैं सोच के समंदर की बात कर रही हूँ, फरजाना ने तिलमिला कर कहा। समंदर समंदर ही होता है, वो सोच का हो या वहम का, फारूक ने बड़े बूढ़ों के से अंदाज में कहा। अच्छा खामोश रहो, समंदर के अंदर बोलना नहीं चाहिए, मुंह में पानी घुसाएगा, फरजाना मुस्कुराई। अब वो तीनों वाकई सोच में डूब गए। टैक्सी चलती रही। इंस्पेक्टर जमशेद टैक्सी ड्राइवर के साथ बैठे थे, वो दबी आवाज में उसे रास्ता बताते रहे। दूसरी तरफ वो तीनों सर जोड़े बैठे थे और टैक्सी की हिचकोलों की वजह से कभी कभी उनके सर आपस में भी टकरा जाते थे। रात अभी ज्यादा नहीं हुई थी, सर्दी के बावजूद सड़कों पर आमदरफ्त थी। अचानक टैक्सी के ब्रेक चरचराए, लेकिन उन्होंने सर ऊपर उठाकर नहीं देखा। भैया आप अपने समंदर से बाहर निकल आओ, आखिर हम कब तक टैक्सी में बैठे रहेंगे? इंस्पेक्टर जमशेद की आवाज़ उनके कानों से टकराई। लेकिन अब्बाजान, अभी हम किस तरह निकल सकते हैं? समंदर में दूर दूर तक मुजरिमों का नाम मौजूद नहीं, फारूक बोला। बस मालूम हो गया तुम्हारे जहन नाकारा हो गए हैं, तुमने उनसे काम लेना छोड़ दिया है। मैं इस केस से फारूक होने के बाद तुम तीनों की खबर लूंगा। अब्बाजान, अभी तक हमने सर ऊपर नहीं उठाया, ये ठीक है ना? महमूद ने कहा। हाँ ये ठीक है। फिर तुम तीनों बता सकते हो कि किसके घर के सामने खड़े हैं? जल्दी बताओ, वक्त ज़ाया ना करो। तो फिर सुनिए, हम नज़ाकत रफ़ीक के घर के सामने खड़े हैं, यानी श्याम नगर की गली नंबर 13 के मकान नंबर 9 के सामने, तीनों एक साथ बोले। जवाब में उन्हें इंस्पेक्टर जमशेद की आवाज़ सुनाई ना दी। उन्होंने चौंक कर ऊपर देखा। इंस्पेक्टर जमशेद प्यार भरी नजरों से घूर रहे थे और वो वाकई नज़ाकत रफ़ीक के घर के सामने खड़े थे। इंस्पेक्टर जमशेद ने आगे बढ़कर दरवाजे पर लगी घंटी का बटन दबाया। चंद सेकंड बाद ही दरवाजा खुला और वही नौजवान दिखाई दिया जिसने अपना नाम नज़ाकत रफ़ीक बताया था। आप शायद पहले भी आ चुके हैं, उसके लहजे में हैरत थी। हाँ, हमने आपसे एक सुनहरी फ्रेम के चश्मे वाले के आदमी के बारे में मालूम किया था, क्योंकि उसने हमें आपके घर का पता बताया था। हाँ मुझे याद आ गया, उसने सर हिलाया। हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, इंस्पेक्टर जमशेद सरसरी लहजे में बोले। कैसी बातें? उसने परेशान होकर कहा। क्या आप हमें अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? सर्दी बहुत है और दरवाजे में खड़े रहकर बातें करना यूं भी अच्छा नहीं लगता। ओह ज़रूर आइए, उसने कहा और दरवाजे से हट गया। वो अंदर आए। मकान 3 कमरों का था, उनमें से एक ड्राइंग रूम था, वो उन्हें उसमें ले आया। वो कुर्सियों पर बैठ गए। महमूद, फारूक और फरजाना के दिल धक धक कर रहे थे। बात दरअसल बहुत अजीब है और आप ये सोच रहे होंगे हम कौन हैं और ये क्या मामला है, लेकिन अभी जब मैं आपको सारी बात तफसील से बताऊंगा तो आप पूरी तरह समझ जाएंगे। उनके अल्फाज दरमियान में ही थे कि उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी थी। नौजवान ने चौंक कर कहा, ओ माफ़ कीजिए, मैं देखता हूँ कौन है। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। अब्बा जान, कहीं वो फरार ना हो जाए, फरजान ने घबरा कर कहा। नहीं, वो भाग नहीं सकेगा, इंस्पेक्टर जमशेद के लहजे में यकीन था। उसी वक्त उन्होंने भारी बूटों की आवाज़ सुनी। तीनों ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। वो मुस्कुराए। उनकी नजर ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ उठ गई। नज़ाकत रफ़ीक पुलिस अफसरों के साथ अंदर आ रहा था। अफसरों में आईजी डीआईजी साहब भी थे, अलबत्ता अकरम नजर न आया।
आईजी साहब, डीआईजी साहब की नजरें जूं ही इंस्पेक्टर जमशेद और उन पर पड़ी, वो हैरान रह गए। दोनों के मुंह से एक साथ निकला, ये क्या, ये हम क्या देख रहे हैं, क्या मतलब? नौजवान नजाकत रफीक ने हैरत भरे लहजे में कहा, आप ही ने तो दरवाजे पर ये कहा था मेरे घर में अभी कुछ गलत लोग दाखिल हो गए हैं, और ये कि वो आपको वक्त पर इत्तला मिल गई इसलिए आप उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आ गए हैं। वो कहता चला गया, हाँ हमें किसी ने गुमनाम फोन किया था, लेकिन ये तो इंस्पेक्टर जमशेद और उनके बच्चे हैं। क्या? नज़ाकत रफ़ीक बुरी तरह उछला। हाँ, उन्होंने बेशक अपने चेहरों पर थोड़ी सी तब्दीली कर रखी है, लेकिन हम इस मेकअप में बहुत मर्तबा देख चुके हैं। ओह, वो फ़ोन आपको मेरे ही आदमी ने किया था? इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। क्या मतलब? दोनों चौंके। आप मुझे महकमे से निकाल चुके हैं, इसलिए अगर मैं आपको यहाँ बुलवाता तो आप शायद ना आते, इसलिए मैंने अकरम के जरिए गुमनाम फ़ोन कराया था। लेकिन बात क्या है? आखिर ये ड्रामा रचाने की क्या ज़रूरत थी? फाइल उड़ाने वाला मुजरिम आपके हवाले करना था। यही वो शख्स है जिसने सराफ खान और उसके दो साथियों की मदद से फाइल मेरे घर से उड़ाई थी। क्या? ना सिर्फ आईजी और डीआईजी बल्कि खुद नज़ाकत रफ़ीक भी उछला था। हाँ, मेरे पास इसके खिलाफ सबूत मौजूद हैं। नंबर एक तो ये कि इसके हाथ की तहरीर उस रोज़ लिफाफे में मौजूद थी जो आपके पास है। दूसरा ये कि इस शख्स को सराफ खान के अलावा जब्बार बाकर भी शनाख्त कर लेंगे। उन्होंने कहा, लेकिन कैसे बजान? उसका हुलिया तो और था और उसे हलाक कर दिया गया था। जब हम इसकी आंखों पर सुनहरी फिल्म का चश्मा लगाएंगे, नीले कपड़े पहनाएंगे, बारीक बारीक मूछें लगाएंगे, तो ये नौजवान खुद ब खुद वही नजर आने लगेगा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, और तोड़ी में गड़ा कैसे बनाएंगे? फारूक ने हैरान होकर पूछा। ये भी मुश्किल काम नहीं, प्लास्टिक का एक नन्हा सा टुकड़ा उसकी थोड़ी के नीचे लगाते ही गड़ा नमूदार हो जाएगा। ये टुकड़ा बिल्कुल खाल के रंग का होगा, और ये चीजें मैं अपने साथ लाया हूँ। उधर अकरम जब्बार बाकर को भी लेकर पहुंचने वाला होगा। दो आदमी उसे कहिए इसे जोर से जकड़ लें। फौरन चार कांस्टेबल आगे बढ़े और उन्होंने नौजवान को बाजुओं में जकड़ लिया। इंस्पेक्टर जमशेद जेब में से चंद चीजें निकाली, फिर नौजवान की तरफ बढ़े। पहले उसकी आंखों पर ऐनक लगाई, फिर मूछें चिपकाई, उसके बाद थोड़ी के नीचे प्लास्टिक का टुकड़ा लगा दिया। फौरन उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल बदल गई और वो उन्हें उसी हुलिये का नौजवान नजर आने लगा जो अब तक सुनते रहे थे। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। महमूद, तुम जाकर दरवाजा खोल दो। जल्द ही अकरम जब्बार बाकर के साथ अंदर दाखिल होते नजर आया। फिर जो ही इनकी नजर उस नौजवान पर पड़ी, वो चिल्लाए, अरे ये तो वही नौजवान है जो फाइल छोड़ गया था। दूसरा गवाह सराफ खान है, लिहाजा सबूत मुकम्मल है, आप इसे गिरफ्तार कर सकते हैं। ये ठीक है, हम इसे गिरफ्तार कर सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं रह गया कि यही वो नौजवान था। लेकिन अफसोस, फाइल तो अब तक अपने मुल्क पहुंचा चुका होगा। आईजी साहब के लहजे में हद दर्जे अफसोस था। क्यों मिस्टर नजाकत, फाइल कहाँ है? तुम हार गए इंस्पेक्टर जमशेद, में कामयाब हो गया। ये मंसूबा कामयाब रहा। ये ज़बरदस्त साजिश मेरे जहन ने ही तैयार की थी। एक तरफ फाइल हासिल करके अपने मुल्क भेज दी और दूसरी तरफ तुम्हें मुलाजमत से निकलवा दिया। ये ज़रूर मानना पड़ेगा कि तुम बेहद ज़हीन और मुझ तक पहुँच ही गए। जब तक मैं ये समझा था कि तुम्हारे फरिश्ते भी मेरे बारे में अंदाज़ा ना लगा सकेंगे। वो पुरगुरूर अंदाज में कहता चला गया, और शायद मैं अंदाज़ा लगा भी ना सकता अगर मैं सराफ खान तक न जा पहुंचता। जब उसने मुझे बताया कि उससे काम लेने वाला वही नौजवान था जो आईजी साहब के चपरासी को खत दे आया था और जब्बार बाकर के घर में फाइल छोड़ गया था। फाइल कहीं भूल जाने की कहानी सुनाने मेरे घर पहुंच गया था, और फिर वो घर से बाहर निकला तो फायर की आवाज़ सुनाई दी। सर, उसने खुद ही फायर किया था, और ये फायर रबड़ की उस थैली पे किया था जिसमें ये किसी खून बैंक से एक खरीद कर ले आया था। और फिर एक धमाका हुआ था। तड़पते तड़पते उसने धुएं का बम भी जमीन पर दे मारा था। धुआं फैलते ही उसने चेहरे पर गैस मास्क चढ़ा लिया, जिसकी वजह से धुएं से इसे नुकसान न पहुंचा, और ये धुएं की आड़ में वहां से निकल गया, ताकि हम यही समझें कि मुजरिम ने अपने जुर्म का निशान मिटाने के लिए लाश को गायब कर दिया। उसमें कोई शक नहीं कि इसका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन इसने सराफ खान के सामने उसी मेकअप में आके बहुत बड़ी गलती की, और अगर ये गलती ना करता तो मैं ना जाने कब तक इसे तलाश करता रहता और ये मुझ पर कह लगाता रहता। लेकिन फिर कहूँगा, फाइल खोने के बाद अगर मुजरिम हमारे हाथ आ भी गया तो क्या हासिल? आईजी साहब बोले, लेकिन मेरा ख्याल है कि फ़ाइल अभी तक हमारे मुल्क में ही मौजूद होगी। फ़ाइल तो मेरे मुल्क में पहुंच भी चुकी और अब तक तुम्हारे जासूसों को गोली से उड़ा भी दिया गया होगा। क्या तुम यकीन से ये बात कह सकते हो? इंस्पेक्टर जमशेद ने उससे घूरा। हाँ, मैंने फाइल पे लिख दिया था कि इन लोगों को फ़ौरन गोली से उड़ा दिया जाए। इसका मतलब है तुम अपने मुल्क की कोई बहुत ख़ास हस्ती हो। हाँ, मेरी हिदायत पर फ़ौरन अमल किया गया होगा। बहुत खूब, मैं तुम्हारे मुँह से यही अल्फाज सुनना चाहता था, इंस्पेक्टर जमशेद ने खुश होकर कहा। सब ने उन्हें मुस्कुराते देखकर हैरत से पलकें झपकाईं। क्या मतलब जमशेद, तुम उसके मुंह से यही अल्फाज सुनना चाहते थे? यानी तुम ये सुनना चाहते थे कि हमारे जो वतन परस्त उसके मुल्क में काम कर रहे हैं उन्हें गोलियों से उड़ा दिया जाए? डीआईजी साहब ने तिलमिला कर कहा।
बेफिक्र रहें, हमारे जासूस को गोली से नहीं उड़ाया गया। इंस्पेक्टर जमशेद ठहरी आवाज में बोले, ये तुम किस तरह कह सकते हो? नजाकत रफीक ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा। इस तरह, ये कहते हुए इंस्पेक्टर जमशेद ने अपने कोट के अंदर हाथ दाखिल कर दिया और जब उनका हाथ बाहर निकला तो उसमें सुर्ख फाइल मौजूद थी। ये क्या, ये कैसे हो सकता है? नजाकत रफीक हलक फाड़ कर चिल्लाया, ये हो चुका है बेवकूफ़। जो फाइल तुमने सराफ खान के जरिए उड़ाई थी वो नकली थी। जिस रोज़ मुझे ये फाइल सौंपी गई थी मैंने उसी रोज़ उसके बिल्कुल मुताबिक एक फ़ाइल तैयार कर ली थी और उस फाइल में मैंने उन लोगों के नाम और शामिल किए थे जो तुम्हारे मुल्क में हमारे जासूसों को ढूंढने में मसरूफ़ हैं। ये आदमी इस कदर खुफिया हैं कि उनका बज़ाहिर किसी भी महकमे से ताल्लुक़ नहीं और रहते ही महकम में हैं। लिहाजा तुमने फ़ाइल में जिन लोगों को भेजी उनके फरिश्तों को भी खबर ना होगी कि फ़ाइल में किन लोगों के नाम हैं। और ये भी बता दूं कि ये नाम और पते अभी कुछ रोज़ पहले ही तुम्हारे मुल्क में मौजूद हमारे एक कारकुन ने भेजे थे। इस तरह तुमने अपने ही आदमी को गोलियों से उड़वा दिया। अब कहो क्या कहते हो? नजाकत रफीक का चेहरा एकदम तारीख हो गया। वो आंखें फाड़े इंस्पेक्टर जमशेद को घूरने लगा। एक वही क्या, इस वक्त तो सभी उन्हें घूर रहे थे। किसी को भी इस काया पलट की 1% भी उम्मीद नहीं थी। उन्हें यूं लगा जैसे इंस्पेक्टर जमशेद दुनिया के नहीं किसी और दुनिया के इंसान हो। लेकिन वो तो अब तक मुस्कुरा रहे थे और ये उनकी मुस्कुराहट ही उनसे कह रही थी, मैं इसी दुनिया का हूँ और आप ही में से हूँ। फिर आजी साहब की आवाज़ उभरी, जमशेद मुझे माफ़ कर दो, तुम बहुत अजीम हो, सब कुछ जानते थे फिर भी महकमे से निकलना मंजूर कर लिया। अगर तुम मुझे इशारा भी कर देते तो जाहिर है कभी ना निकाले जाते। मैं नजाकत रफ़ीक को ये यकीन दिलाना चाहता था कि इसने जो फ़ाइल हासिल की है वो नकली नहीं है। जब मुझे मुलाजमत से निकाल दिया गया तो इसे पुख्ता यकीन हो गया और उसने फ़ाइल सरहद पर मौजूद अपने किसी साथी के हवाले कर दी। दूसरा फ़ायदा उससे ये हुआ कि ये समझ बैठा कि मेरा ख्याल तक इस तक नहीं पहुँच सकता। वो कहते चले गए, अब तुम सब अपनी मुलाजमत पर आओगे, मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आजी साहब बोले, मुझे शर्मिंदा ना करें। हाँ, कल शायद मैं दफ्तर ना आ सकूँ क्योंकि कल खान रहमान मछली के शिकार का प्रोग्राम बना चुके हैं। प्रोफेसर दाऊद भी साथ होंगे और हाँ, आपको पहले इन दोनों साहिबान से बात करना होगी क्योंकि ये मुझसे वादा ले चुके हैं कि मैं अब मुलाजमत पर वापस नहीं जाऊंगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र न करो, मैं उनसे बात कर लूंगा। और तुमने क्या कहा, कल नहीं आ सकोगे? चाहो तो 10 दिन तक शिकार खेल सकते हो। माफ़ कीजिएगा अंकल, हमारे पास इतने कांटे और रस्सियां नहीं हैं कि 10 दिन तक शिकार खेलते रहें। फारूक ने मासूम सूरत बनाकर कहा। सबने एक कहकहा लगाया, बल्कि हमारे पास तो सिरे से कोई कांटा और रस्सी ही नहीं है। महमूद ने टुकरा दिया। जी हाँ, ये सब सामान तो खान रहमान लेकर आएंगे, हम तो मुफ्त में शिकार का लुत्फ उठाएंगे। फरजाना बोली, जब कोई बात ना सोचे तो इधर उधर की ना हाका करो, खामोश रहा करो। तुमने मेरे जुमले का मज़ा भी किरकिरा कर दिया। वैसे ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई कि मज़ा किस तरह किरकिरा हो सकता है। चीज़ें तो रेत और मट्टी वगैरह से किरकिरा होती हैं, मज़े का रेत से दूर का भी वास्ता नहीं। ये बात उस वक्त तो कही जा सकती थी जब रेत मज़े की रिश्तेदार होती। फारूक रुके बगैर कहता चला गया, यहाँ तक कि इसकी आवाज़ कहकों में दब गई। सामईन, इसी के साथ दिलचस्प नावल भयानक साजिश इख्तिताम पजीर हुआ। अगले नावल के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। जब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।